मे बी आप कपड़े थोड़े कम ब्रांडेड पहन लो, लेकिन दवा ब्रांडेड ही आप लो। अगर यही चीज़ बाहर के देशों में होती है तो सीधा फैक्ट्री बंद। मेडिसिन इज समथिंग जो आपका जान बचा सकता है, आपका जान ले भी सकता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक ग्लोबल थ्रेट है। टेल मी सम डार्क ट्रूथ अबाउट द मेडिकल इंडस्ट्री। 99.99% वो फूड सेफ होता ही नहीं है। ये काम तो सही होगा लेकिन डंडे से होगा। डंडा चले भला चले जो लगे, लेकिन करो इसको। सिगरेट और गुटखा गुटखा को बोलते हैं इट्स सो बैड, इट्स काउजिंग कैंसर, ये वो, और जो तुम दवा खा रहे हो उसमें जो मिलावट है, वो जो पॉइजन है, उसका क्या? जब दवा से भी जख्म ना मिटे, ऐसे हाल में बोलो कोई क्या करे। जॉब पाना बहुत आसान काम है। Whatever you do, you are selling something. So tell me, what is the secret of sales? सेलिंग में अच्छा कैसे हुआ जाए? क्या है साइकोलॉजी सेल का? 90% ऑफ द टाइम आई स्पेंड शार्पनिंग माई एक्स। एक रिवॉल्वर लेके कोई गुंडा आपके रिब्स पे लगा दिया और अब बोला गिव मी दैट मनी और आई विल शूट यू। आप क्या चूज करोगे? खाने के लिए इतने सारे आइटम है जीवन में आपने कभी देखे नहीं होंगे, लेकिन आप एक रोटी भी खा नहीं पाओगे। आपको 5 स्टार होटल के रूम में रखा जाएगा लेकिन आप सो नहीं पाओगे। पैसे तो कमाए, ठीक ठाक कमाए। सो आई हैव सीन दोज डेज की घर में खाने के लिए भी कुछ होता नहीं था। आज मेरा नेटवर्क 7 डिजिट्स तक चला गया है। उसके ऊपर घर लिए खुद के, पुणे में लिया, गाँव में लिया, गाड़ियाँ है 4-5। तो क्या करते हो इन धनराशियों का? व्हाट इज मनी मीन फॉर यू? पैसे के मामले में एक एडवाइस रहेगी आपको और आपके सारे व्यूवर्स को भी कि 17 में मार्केट पूरा क्रैश कर गया, मेरा 80% प्रोफाइल डूब गया और मेरा था कि मैं 20% के लिए नहीं लगाया हूँ भाई। मान लो कि नष्ट हो गया, दुनिया पे परमाणु बम गिर गया, कुछ भी हो गया, खत्म हो गया वो सारा चीज, लेकिन आपका जीवन चलना चाहिए। तकलीफ आनी चाहिए तुम्हारे जीवन में, जो आपको खराब टाइम सिखा जाता है ना, जब आपका हार्ट ब्रेक हुआ रहता है, जब आपने गरीबी देखी रहती है, जब आपकी पॉकेट में 1 रुपये नहीं है, जब आपके सारे दोस्त जिसको आप दोस्त बोलते थे वो भी आपको उतना वैल्यू नहीं दे पाते हैं, तब जो लोनलीनेस आपको सिखाता है ना कि अब क्या करूं, अब तो कुछ भी नहीं है ना वो बचा जिससे प्यार किया, ना पैसे बचे, ना दोस्त बचे, तब जो अंदर से आपको रियलाइजेशन आएगा ना, आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच दैट पर्सन जिनकी वजह से वो खराब टाइम आया। टेल मी द 3 मिस्टेक्स ऑफ योर लाइफ जो आपको लगता है कि आप नहीं किए होते तो बहुत अच्छा था। यार पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मैं बोल रहा हूँ साहब, पैसा ही सब कुछ होता है। मनी इज लाइक ए डेटॉल, it kills 99.9% of your problems. Before you say कि money is not important, earn it. कि पैसे कमाओ, मैं तो बहुत फेवर में हूँ पैसे का। कि पैसे इतना कमाओ कि मतलब घर भर जाए, एक तालाब भर जाए, एक कुआं भर जाए, लेकिन कुछ लाया होगा आपके लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत पहली बार दिल खोल के बात किया होगा। ओके, अब चूंकि आप मेडिकल इंडस्ट्री से हो, मेडिसिन के बारे में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, एंड मेडिसिन इज समथिंग जो लोगों को चाहिए ही चाहिए। आपको डिजीज़ होते ही हैं, सर्दी होती है, बुखार होती है, एंड डिफरेंट डिजीज़ होती हैं। आप मेडिकल शॉप में जाते हो, आप डॉक्टर से मिलते हो, और ज़्यादातर लोगों को मेडिसिन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। वो जो डॉक्टर लिख देते हैं वो गए शॉप पे कि भाई ये मुझे मेडिसिन चाहिए, और वो ले लेते हैं। वो कुछ चेक नहीं करते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो आप मुझे बताओ कि कोई एक आदमी है जिनको मेडिसिन लेना है, तो वो अगर मेडिकल शॉप पे जाए तो मेडिसिन खरीदते समय वो क्या क्या चीज़ का ध्यान रखे ताकि वो स्कैम ना हो जाए, वो सही एक मेडिसिन ले पाए? सबसे पहले, चाहे वो दवाई हो, खाने पीने की कोई चीज़ हो, कुछ भी खरीदना हो आपको, ठीक है, सबसे पहले आपको चेक करना है उसकी एक्सपायरी डेट। देखो, जानबूझ के तो कोई आपको एक्सपायर्ड दवा नहीं देगा, बट गलती से अगर दे दिया और वो आपने कंज्यूम कर लिया, उसके परिणाम भुगतने हो सकते हैं। एक्सपायरेशन। तो सबसे पहले एक्सपायरी चेक करना है। ठीक है। आपके डॉक्टर ने आपको जो दवाई लिख के दी है, जो ब्रांड लिख के दिया है, ये देखना है कि वो अच्छे कंपनी का है या नहीं, वेल नोन कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज, क्योंकि उनका क्वालिटी चेक बहुत ही स्ट्रिंजेंट होता है। जितनी छोटी कंपनी उतना क्वालिटी आपको 19-20 मिल सकता है। जैसे कि अभी जेनरिक मेडिसिन करके उसको कहलाते हैं, बट उसकी क्वालिटी उतनी नहीं होगी जो एक मल्टीनेशनल कंपनी आपको दे सकती है। ओके, तो चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं उसमें। मतलब वो वेरीफाई करते हैं, उनका वेरिफिकेशन टेस्टिंग जो है बहुत स्ट्रांग रहता है। Yes. वो गलत चीज़ों को पास नहीं करते हैं। तो जैसे आप कपड़े ब्रांडेड खरीदते हो तो इट्स मे बी इवन बेटर कि आप मेडिसिन जो है ब्रांडेड लो। अच्छा उदाहरण दिया आपने कि कपड़ा कपड़ा होता है। हाँ, आज ये टी शर्ट है जूडियो का, हाँ, 199 का है। ठीक है। मैं 1999 का भी खरीदूं तो उसका पर्पज सॉल्व होने वाला है, मेरा शरीर ढकेगा। ठीक है, ठीक है, सेम दवाई का है, बट वो फील गुड फैक्टर जो होता है, एक
कॉन्फिडेंस होता है डॉक्टर को कि मैं अगर ये अच्छे कंपनी की दवाई पेशेंट को लिख के दे दूं तो इसको ठीक होना ही होना है। बहुत सारे केसेस में माल प्रैक्टिसेस होती है, डॉक्टर्स को इन्फ्लुएंस किया जाता है बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज, सो दैट इज सेकेंडरी। बट एज अ कस्टमर मैं जब खुद के लिए दवाई लेने जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो दवाई एक अच्छे रेप्यूटेड मल्टीनेशनल कंपनी की हो। इफ नॉट, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो इंडियन कंपनी जो लेकिन वो भी रेप्यूटेड हो, वो रेप्यूटेड हो, मतलब yes। उसका वो अच्छा कंपनी होना चाहिए। अभी मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ओके। हर एक बंदे के जुबान पे वो कंपनी का नाम रहेगा। मैं आपको ये बताऊं कि आप किसी भी मेडिकल पे जाओगे उस कंपनी का जेनरिक वर्जन आपको दिया जाएगा, जिसको मार्जिन होता है मोर देन 80-90%। कंपनी अच्छी है, वन ऑफ द रेप्यूटेड लिस्टेड इंडियन कंपनीज, ऑपरेटिंग ग्लोबली और इंडिया में भी। बट सबसे पहले आप जाके स्पेसिफिकली मॉलिक्यूल मांगोगे, आपको उस कंपनी का दिया जाएगा। अब तो दिक्कत क्या है, अगर वो अच्छी है तो फिर क्या दिक्कत है? अरे 80-90% उसमें मार्जिन है, तो आप ये सोचो कि वो मैन्युफैक्चर जब करा के लेते हैं तो क्वालिटी चेक्स एंड बैलेंसेस होते होंगे कि नहीं होंगे। देखो दवाई होगी उसमें, बट क्वालिटी मैटर करती है। तो आप बोल रहे हो कि कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो आप मेडिकल्स में आप क्वालिटी के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करो। हाँ। मे बी आप कपड़े थोड़े कम ब्रांडेड पहन लो, लेकिन दवा ब्रांडेड ही आप लो। सही, ऐसा मानूं मैं? या ऐसे मान सकते हो, बिकॉज मैं जो सोचता हूँ कि हम भारत में रहते हैं, तो भारत में बहुत सारी चीज़ें अच्छी है, लेकिन कुछ कुछ सुधारने की भी आवश्यकता है। बिल्कुल। जैसे कि दवाइयाँ, उनकी क्वालिटीज़ और उसके ऊपर होने वाला कंट्रोल। क्वालिटीज़ भी होगी, नहीं भी होगी, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल होना ज़रूरी है। हाँ, कि अगर क्वालिटी नहीं है तो उसका क्या? हाँ। क्या उसको कोई मॉनिटर कर रहा है स्ट्रिक्टली? की क्योंकि मेडिसिन इज समथिंग जो आपका जान बचा सकता है, आपका जान ले भी सकता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है कि भाई आपको इस पर विशेष स्पेशल ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप उसका क्वालिटी एंड अदर फैक्टर्स जो भी हार्मफुल फैक्टर्स है उसको आप चेक करो एज ए कस्टमर। एंड गवर्नमेंट का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि स्पेशली इन द मेडिसिन्स आप Right। उसको प्लीज़ मॉनिटर करो, क्योंकि मेडिसिन्स लेने जो जाते हैं वो बहुत लाचार होते हैं। वो दैट इज़ नॉट समथिंग लग्जीरियस थिंग कि आप पिज़्ज़ा खाने जा रहे हो या कुछ और खाने जा रहे हो कि इट्स ओके कि चीज़ ज़्यादा, थोड़ा फैट ही ज़्यादा हो गया बॉडी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मेडिसिन्स गलत लोगे तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी, ये तो एक चीज़ है। अगर बढ़ गई शायद आपकी मौत हो जाए, कुछ भी हो सकता है अगर ख़राब मेडिसिन। तो मुझे लग रहा है मेडिसिन आपको अच्छे लेने चाहिए, और उसके लिए गवर्नमेंट अगर शायद सुन पाए तो उसको आप मेडिसिन के लिए प्लीज़ इसको मॉनिटर करो, ऐसा मानूँ मैं। हाँ, मेरी भी दरकार है सरकार से कि रेगुलेशंस, क्वालिटी कंट्रोल, चेक्स एंड बैलेंसेस सारे और कड़े किए जाए। क्योंकि आप बाहर, इंडिया के बाहर जाओगे, थोड़ा सा इस पे मैं टाइम लेना चाहूँगा। आप अगर इंडिया के बाहर जाओ, किसी भी फार्मेसी में जाके एंटीबायोटिक खरीद ही नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा आप ओवर द काउंटर पेन किलर ले सकते हो, वो भी एकदम हल्का वाला। क्यों? क्योंकि रेगुलेशंस बहुत स्ट्रांग है वहाँ पे। आपने यूएसएफडीए के बारे में सुना होगा। हमारे जो भी प्लांट्स है वो यूएसएफडीए अप्रूव्ड होते हैं। क्या होता है, ज़रा सा बताओ। यूएसएफडीए ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये सारे चेक्स एंड बैलेंसेस पे कड़ी नज़र रखती है, स्पेशली इन मेडिकल इंडस्ट्री। हाँ, इन मेडिकल इंडस्ट्री। तो वो हमारे इधर ऑन पेपर तो हो जाता है, बट उसके बाद क्या? इसीलिए आप बिजनेस न्यूज चैनल अगर फॉलो करते रहोगे तो आप बहुत बार सुनोगे कि ये डैश डैश इंडियन कंपनीज, कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये कंपनी के ऊपर यूएसएफडीए ने इतनी आपत्तियां जारी की। हाँ। बट आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी का नाम लेके ये न्यूज चलाई गई हो, क्योंकि जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है वो 2 नहीं 4 नहीं 10 बार चेक करती है कि गलत कुछ काम हो ही ना। उसके लिए वो R&D में पैसा ज़्यादा खर्चा करते हैं, प्रोडक्शन में पैसा ज़्यादा खर्चा करते हैं। मैक्सिमम जो MNCs की दवाइयाँ होती है उसका रॉ मटेरियल या फिर दवाइयाँ बाहर से इंपोर्ट की जाती है, तो इसीलिए उसके क्वालिटी को हम अच्छा मान सकते हैं।
ओके, तो मतलब वहाँ का क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, जो भी बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं। चेक रहता है वो लोग पहले से करते हैं। और मे बी इंडियन कंपनीज, कुछ कुछ कंपनीज हाँ वो बहुत ज़्यादा नहीं करती है। जब वो फिर पकड़ा जाते हैं हाँ। तो लगता है कि अरे वैसा कुछ। मतलब दिल पे पत्थर रख के बोलने की नौबत आ रही है कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश में हर एक चीज़ को एक फाइन दे के बाईपास किया जा ये सकता गलत है, है। ये तो बहुत ज़्यादा गलत। अगर यही चीज़ बाहर के देशों में होती है, डेवलप्ड कंट्रीज में, तो सीधा फैक्ट्री बंद। फैक्ट्री बंद या ह्यूज फाइन लिया जाता होगा शायद, या मतलब फैक्ट्री भी बंद। ह्यूज फाइन का मतलब ये फैक्ट्री हाँ बंद, हाँ हाँ कि हाँ, फाइन इतना ले लो कि उनको फैक्ट्री बेचनी पड़े, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी ज़रूरत नहीं होगी कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो मैं उस पर आ रहा था कि आप एंटीबायोटिक ऐसे ही जाके खरीद नहीं सकते। आप इंडिया में हो, किसी भी फार्मेसी में जाओ, कोई भी हायर एंटीबायोटिक, हायर एंटीफंगल, ऐसे ही जाके आप बस बोल दो, वो हाँ, आपको वो दे पकड़ा देते देंगे। हैं। वो प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं देखते हैं कि डॉक्टर कुछ ने नहीं बोला है देखते, कि नहीं कुछ नहीं बोला है, देखते। आपको वो दे तो देंगे। इससे क्या हो रहा है कि उसका मिसयूज़ ज़्यादा हो जाता है, उसका रेजिस्टेंस आ जाता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक ग्लोबल थ्रेट है कि जो आगे जाके आने वाला है। आपको जब उस एंटीबायोटिक की सही में ज़रूरत होगी, उस टाइम में वो आप पे काम नहीं करेगा। तो वो प्रिस्क्राइब्ड ही होना चाहिए। प्रिस्क्राइब्ड होना चाहिए। और डॉक्टर्स जब ये देते हैं आपको एंटीबायोटिक, तब आपको पूछते भी है कि इससे आपको कुछ एलर्जी है, नहीं है। तो यही सब। और यहाँ पे कोई भी लिंक्ड एकदम दौड़ होता के है। गया दुकान से, भैया हाँ। एक एंटीबायोटिक दे दो, एक पेन किलर दे दो, आजकल स्लीपिंग पिल दे दो, कुछ भी। ये क्या है ना, डॉक्टर डॉक्टर का काम कर रहा है, एक रिटेलर फार्मेसी वाला वो भी डॉक्टर का काम कर रहा है, हाँ वो भी डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं। हाँ, कि भैया सर में दर्द हो रहा है, क्या एक दवा दीजिएगा, वो दे रहा है। उनको ज़्यादा, वो मेडिकल शॉप में बेच रहे दवा, तो तुमको ज़्यादा नॉलेज थोड़ी है यार, डॉक्टर तो नहीं हो ना, लेकिन लोग ऐसा देते हैं। मैं खुद ही कई बार मैंने लिया है, तो मुझे पता है कि ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि मुझे पर्सनली ठीक नहीं लगता है। आप छोटे मोटे चीज़ों के लिए, आपको सर दर्द हो रहा है, आपने ले लिया, तत्काल टेम्पररी आपका सर दर्द कम हो गया, लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट है ना वो शॉपकीपर को पता है ना आपको पता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में आपको हार्म करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है। तो जब आप बीमार होते हो तो उसका डायग्नोसिस होना इंपॉर्टेंट है, और वो डॉक्टर करेंगे। कि आप बीमार क्यों हो ये पता करेंगे, जिसके लिए ब्लड टेस्ट और अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं, फॉर उसके ऊपर आपका ट्रीटमेंट डिसाइड होगा। आप अगर रिटेलर के पास जाओगे और उसको बोलोगे कि 2-4 चीज़ें मुझे ये हो रही है, आप मुझे दवाई ये दे दो, तो उनके दिमाग में सर्दी खांसी वाला एक आधा एंटीबायोटिक दे देंगे, आप ठीक भी हो जाओगे, बट फिर से वो आपको रिओकरेंस आ जाएगा। Okay. ये आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाओ। अगर आपको कुछ दिक्कत होती है तो थोड़ा सा पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, कंसल्टेशन फी आई एग्री कि 200-300 नहीं, 500-600 हो सकती है, बट डायग्नोसिस आपका ठीक तरीके से हो जाएगा और उसके ऊपर आपकी ट्रीटमेंट होगी। ऑब्वियसली, और ये वर्थ है। मुझे लग रहा है कि अगर आप हेल्थ पे पैसे खर्च कर रहे हो, आई ऑलवेज फील कि इट इज़ वर्थ इट। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे आप हेल्थ से रिलेटेड इक्विपमेंट खरीदो, कुछ भी, अगर वो हेल्थ में आपके पैसे जा रहे हैं, इट इज़ वर्थ इट। और मैंने एक चीज़ और नोटिस किया है इंडिया में कि और न्यूज़ में मैंने मोस्टली सुना है कि देयर आर सम मेडिसिन्स जो कि अदर कंट्रीज में टोटली बैन है एज ए ड्रग, कि ये इतना हार्मफुल है कि आपको उसको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और इंडिया में वो मेडिसिन्स बहुत धड़ल्ले से बिकते हैं। लोग बुखार हुआ, जाके पैरासीटामोल ले लिया या कोई दवा जाके ले लिया, जो कि अदर कंट्रीज़ में बैन है कि आप इसको नहीं लेना चाहिए, इतना हार्मफुल है। और इंडिया यहाँ तक भी कर रही है कि जो सारे जगह बैन है कि ये इतना हार्मफुल है, और यहाँ पे किसी को कोई लेना देना नहीं है, लोग बिल्कुल आराम से चल रहे हैं। टेल मी सम डार्क ट्रूथ अबाउट द मेडिकल इंडस्ट्री, जो लोगों को अवेयर होना चाहिए। क्या है मेडिकल इंडस्ट्री का डार्क ट्रूथ? बहुत मुश्किल सवाल है, इसका आंसर तो बहुत इजी है, बट ऑन कैमरा देना मेरे लिए मुश्किल जाएगा, बट ठीक है, इट्स ओके। आप नाम मेंशन मत करो, लेकिन आप बता सकते हो, क्योंकि लोगों को मैं अवेयरनेस कोशिश करता हूँ कि किसी का नाम ना लेते हुए मैं थोड़ी सी बात रख दूँ। आपने पूछा इंडस्ट्री का डार्क सीक्रेट क्या है, ये 2 एस्पेक्ट से देखा जाएगा। ठीक है। एक तो एज अ सेल्स रेप कि जो मैं साइड लूँगा हेल्थ केयर इंडस्ट्री की, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, और एक दूसरा हो गया डॉक्टर्स रिलेटेड।
जो कि हमारे कंज्यूमर होते हैं और आप जैसे पेशेंट है उनके कंज्यूमर हो जब आप बीमार पड़ते हो। सो द डार्क ट्रूथ में जिस फील्ड में काम करता हूँ वहाँ पे क्या है ना कि ये जो भागा दौड़े का जीवन है जिसमें हर एक कंपनी को एक दूसरे के ऊपर जाना है, प्रॉफिट्स बनाना है, ग्रोथ चाहिए, तो ये ग्रोथ आसानी से आती नहीं। बहुत बार ये ग्रोथ इनऑर्गेनिक होती है। ऑर्गेनिक ग्रोथ होती नहीं है कि बारिश पड़ गई, पेशेंट बीमार हो गए, पेशेंट की संख्या बढ़ गई, दवाइयों की बिक्री बढ़ गई। ठीक है। बहुत सारी ग्रोथ इनऑर्गेनिक होती है। इनऑर्गेनिक थोड़ा प्रकाश डालो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट तो है। उसमें होता यह है कि ज़रूरत ना पड़ने पे भी मैं और मेरे कलीग्स या मेरे जो भाई बहन है जो दवाइयाँ बेचते हैं, हम डॉक्टरों के पास जाके बहुत सारी रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि सर ये इंडिकेशन में आप ये दवाई लिख लो। तो क्या है ना, बैक ऑफ द माइंड में डॉक्टर भी कहीं ना कहीं प्रेशर में होते रहेंगे कि यार ये बंदा मेरे पास आ रहा है, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, आई कम फ्रॉम इथिकल कंपनी में, एक इथिकल कंपनी में काम करता हूँ जहाँ गिव एंड टेक वाला बिजनेस है नहीं। ठीक है। बट मैक्सिमम कंपनीज आप देखो 97% बोलूँगा मैं, इतनी कंपनी जो होती है वो इनऑर्गेनिकली सेल करती है कि टिट फॉर टैट वाला बिजनेस। अगर सामने वाले को आप कुछ दे रहे हो तो उस बॉदरेशन में आपको दवाई दे भी सकते हैं। अच्छा, देते ही ऐसे बोलूँगा नहीं। क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज होता है कि जो दवा नहीं भी सेल करनी चाहिए फिर भी डॉक्टर्स कुछ मार्जिन लेके, सेल्स रेप कुछ मार्जिन लेके उसको मार्केट में लाते हैं कि भाई ये तो बहुत अच्छा है, और डॉक्टर उसको प्रेस्क्राइब करते हैं, कस्टमर उसको लेते हैं। तो एक चेन है ये, एक दूसरे जो कड़ी बोलते हैं जिसको, कि एक दूसरे में उलझे हुए हैं। अगर एक चलेगी तो दूसरा आगे बढ़ेगा। ठीक है। ये एक है। तो दूसरा होता है कि प्रेशर में आके हमें करना पड़ता है सेल, क्योंकि हमें अपना जॉब टिकाना है, हमें इंसेंटिव कमाना है, हमें फॉरेन टूर भी मारनी है, फॉरेन नहीं होगा इंडिया में टूर मारनी है, और कुछ नहीं हुआ तो बॉस की शाबाशी लेनी है। गुड जॉब। हाँ, गुड जॉब, क्योंकि उनको उस हिसाब से बेनिफिट बॉस खुश होंगे तो आपको खुश करेंगे, सिंपल है। सो क्या होता है कि ये प्रेशर में आके सेल नहीं हो रहा है, फिर भी एक दलदल है। इस दलदल का नाम है एडजस्टमेंट। बहुत मैं हॉट टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो फार्मा रिलेटेड है वो कोरिलेट कर पाएंगे। एडजस्टमेंट नाम की एक दलदल है। इसमें होता क्या है कि आपको समझो टारगेट है 1000 रुपये का, महीने में आपको 1000 रुपये की दवाई बेचनी है। आप ईमानदारी से काम करोगे, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपकी पर्ची लिखेगा, वो पर्ची जाएगी रिटेल काउंटर पे, उसका सेल होगा, वो रिटेलर ऑर्डर करेगा स्टॉकिस्ट से, तो इससे आपका सेल हो गया समझो 700 रुपये का। बट टारगेट तो आपका 1000 रुपये का है। जो बचा हुआ 30% है उसके लिए आप क्या करोगे? कर तो कुछ नहीं सकते, तो आप एक ही काम कर सकते हो, एडजस्टमेंट। तो इसमें ये होता है कि आपका बचा हुआ 30% माल आप मार्केट में पुश करोगे। पुश किसको करोगे? जो स्टॉकिस्ट और रिटेलर होते हैं उनको पुश करोगे। तो मैंने बहुत जगह ये देखा है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने जेब से पैसा निकाल के एक एडिशनल बेनिफिट स्कीम के तहत दे देते हैं कि आप 3000 रुपये का माल लो, हम आपको और 10% डिस्काउंट करके दे देंगे। तो ये 10% अमाउंट जाती कहाँ से है? ये एम्प्लॉयज़ के जेब से जाती है। ओके, टारगेट पूरा करने के लिए। टारगेट पूरा करने के लिए ये होलसेलर हो गए या फिर रिटेलर हो गए, इन लोगों को जो सेल्स रेप है वहाँ के, वो टीम बड़ी होती है, 8-10 लोगों की टीम होती है। तो ये जेब से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल लेते हैं और वो इन लोगों में बांट देते हैं। इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। बहुत गलत चीज़ है ये। क्यों? क्योंकि ये दलदल है। आप जितना देते जाओगे आगे जाके क्या होता है कि आपको ये आपका जो ओरिजिनल 70% सेल है उसके ऊपर भी देना है। जिसको आदत लग गई 10% एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने की, वो तो आपसे मांगते ही रहेगा। तो मैंने ये देखा है कि बहुत सारे मेरे दोस्त थे, बहुत परेशान है ये चीज़ से, बट कर कुछ नहीं सकते। वो एक बार आप फंस गए उस चक्र में, चेन बन चुका है, सारे लोग दे रहे, आप नहीं दोगे तो आपका वो होगा ही नहीं। फिर तो लोग भी होशियार होते हैं,
लोग भी क्या सोचते हैं कि अगर मैं इतना पैसा लगाऊंगा, आफ्टर ऑल एवरीवन इज कैलकुलेटिव, वो कैलकुलेट करते हैं कि मैं इतना पैसा लगाऊंगा तो मुझे इसके अगेंस्ट मिलना क्या है, मिलेगा इंसेंटिव। सोचो मुझे 100 रुपये लगा के अगर इंसेंटिव मिल रहा है 200 भी, मेरे लिए विन विन सिचुएशन है। हाँ, तो 100 तो फिर भी फायदा है। हाँ, बट क्या हो रहा है कि इनऑर्गेनिक सेल बढ़ते जा रहा है, सेल है नहीं लेकिन वहाँ पे दिख रहा है। फिर बात करेंगे इन्फिल्ट्रेशन की, तो ये कम रेट का माल एक शहर से दूसरे शहर, एक ज़िले से दूसरा ज़िला, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, ऐसे घूमता रहता है। तो एवरीवन इज गेटिंग अफेक्टेड, सब लोगों को तकलीफ है। लेकिन इसमें क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं होता है। क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, बट हो भी सकता है। कैसे, मैं बताता क्योंकि हूँ टारगेट अगर है तो ना, मैं बताता हूँ कैसे। अगर ये वाली चीज़ रूम टेम्परेचर वाले प्रोडक्ट के साथ की जाए तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो रूम टेम्परेचर में होगा। फॉर एग्जांपल XYZ नाम की एक दवाई है, वो अगर सही तरीके से, जैसे मेरी कंपनी करती है, सही तरीके से अगर किसी पेशेंट तक पहुंचानी है तो उसका चैनल क्या है, ये कंपनी से CFA से बिल होके आएगा स्टॉकिस्ट को, टेम्परेचर कंट्रोल होगा, जो गाड़ियाँ होती है वो टेम्परेचर वो लोकली हो जाता है। रिटेलर फ्रिज वाला आइटम फ्रिज में रखेगा, रूम टेम्परेचर वाला आइटम रूम टेम्परेचर में रहेगा। वो दवाई आपको पेशेंट को मिल जाएगी, टेम्परेचर अनअफेक्टेड रह जाएगा। अगर ये मैं जो बोल रहा था इन्फिल्ट्रेशन वाला, एक जगह से दूसरी जगह माल जाना, इसको बोलते हैं अंडर कटिंग का माल। ठीक है, क्योंकि कटिंग होता रहता है ना, उसमें डिस्काउंट, जितना लोगों का पैसा जाता जाएगा उतना डिस्काउंट उसका बढ़ता जाएगा, और वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा माल। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे हॉकर्स होते हैं। अच्छा, ये क्या होता है? हॉकर्स उस बंदे को बोला जाएगा ये दवाइयों की डील कराता है। कि फॉर एग्जांपल हम बैठे हैं पूना में, ये पूना के मेन जो मार्केट है, दवाइया का मार्केट, वहाँ आ जाएंगे, हर एक कंपनी के बंदे से जान पहचान निकाल लेंगे, उनसे बात कर लेंगे कि इतना इतना रेट करके दो, मैं आपका माल कहीं और बेच लूँगा। तो खुद का भी दुकान होता नहीं है इनका, बट कमाई ज़बरदस्त, रिस्क फ्री, इन्वेस्टमेंट फ्री। तो ये क्या करते हैं, कहीं दूसरी जगह पे, XYZ स्टेट का नाम नहीं लूँगा मैं, उस स्टेट में जाएंगे, वहाँ पे इनके ऑलरेडी स्टॉकिस्ट होते हैं, उनको बोलेंगे कि सेम आइटम XYZ प्रोडक्ट मैं आपको 10% नीचे दिलवाऊंगा, उसमें 2% मेरा। अच्छा, कमीशन। तो ये यहाँ से बिल काटेंगे, वहाँ पे IGST का बिल बनेगा, ये सारा लीगल ही होगा। तो ऐसा ये एक ही कंपनी के एक डिवीजन के साथ तो नहीं करते होंगे, ये बहुत सारे डिवीजन, बहुत सारे कंपनियों के साथ करते हैं, उनका माल इकट्ठा किया जाता है। तो इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि जो इकट्ठा हुआ माल है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि एक ट्रक भर के माल है, ट्रक में 10-20% दवाइयाँ ऐसी होगी जो टेम्परेचर कंट्रोल वाली है, वो तो भाई सब ट्रक से जा रही है ना, नॉर्मल वाले ट्रक में डिस्टर्ब हो रहा है उसका, कुछ ट्रेन से जाएंगे तो उसका टेम्परेचर डिस्टर्ब हो रहा है, और एंड कस्टमर को मिलते समय तो वो रिटेलर से ही मिलेगा। उसको क्या पता कि ये कहाँ से आया, कैसे आया है, क्या हुआ, उसका क्वालिटी, कोई वैक्सीन का प्रोडक्ट हो जिसको एकदम टेम्परेचर कंट्रोल में ही रखना होता है, क्रिटिकल मेडिसिन। लेकिन वहाँ पे भी ड्यू टू सम प्रॉफिट लोग, क्योंकि बीच में जो चल रहा है वो एज ए कंज्यूमर हमें कहाँ पता, जो हॉकर है उसको क्या लेना देना कि ये दवाई 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में रह रही है या नहीं रह रही है। नहीं, उसको लेना देना है, वो जानेगा कैसे? क्योंकि जब वो ले रहा है तब वो जो भी टेम्परेचर वहाँ से ले, उसको लग रहा है कि हाँ सही है, लेकिन जैसे ट्रांसपोर्टेशन में जो उसके साथ घपला हुआ है वो तो नहीं पता ना लोगों को। जो माल बेच रहा है उसको, जिसका माल है वो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस वाला, उसको तो पता है ना कि इसको 2 to 8 डिग्री सेल्सियस कोल्ड चेन में मेंटेन करते हैं। बट मैंने ऐसे देखा है कि जो माल यहाँ से बाहर जाता है, बस नाम के लिए बड़ा थर्माकोल का बॉक्स रहेगा, एक ऑन पेपर पॉलिसी बस कंप्लीट करनी है, उसके लिए एक आइस पैक उसमें डाल देंगे, छोटा वाला आइस पैक जो आता है डाल देंगे, बस। हाँ, ये तो टेम्परेचर कंट्रोल वाला, बस फॉर्मेलिटी के लिए क्या हो रहा है, बस लेकिन एक्चुअली उसके स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया जा रहा है। कुछ नहीं। ये तो हार्मफुल हो सकता है ना, हार्मफुल हो सकता है, लेकिन क्या करे, प्रॉफिट वही है कि मनी फिर से आ जाता है, जो कि मैं कितना भी अवॉइड करता हूँ, कोई भी टॉपिक चले, एट द एंड ऑफ द डे जहाँ मनी आ जाती है ना, लोगों का नीयत खराब होते मैंने देखा है कई बार, और ये सब उसी का एग्जाम्पल्स है।
कि कहीं ना कहीं क्या, इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स प्रॉफिट, कि मुझे प्रॉफिट जाए और कस्टमर को, कंज्यूमर को थोड़ी कम भी क्वालिटी मिले, मर भी जाए तो मुझे क्या है। अगर तुम केयर कर रहे होते तो क्योंकि तुम मेडिकल, तुम खाना नहीं बेच रहे हो, खाना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम कपड़े या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बेच रहे हो जिनका लोगों के लाइफ पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कि ठीक है तुम फूड इंडस्ट्री और मेडिकल इंडस्ट्री, खासकर मेडिकल इंडस्ट्री, यहाँ छोटी छोटी चीज़ों के साथ खिलवाड़ जो है ना बहुत महंगा पड़ सकता है लोगों को, क्योंकि हमें ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं पता थी, और आई एम श्योर कि लोगों को भी नहीं पता होंगी, क्योंकि लोग को क्या पता, लोग डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं और जाते हैं, बोलते हैं शॉप पे कि भैया ये हमें दवा दे दो, उस दवा के साथ क्या हुआ, वो दवा ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, क्या है नहीं है, मुझे तो नहीं लग रहा है कि 90% ऑफ द पीपल इसको चेक भी करते हैं, ट्रस्ट पे चलता है। तो एज ए मेडिकल इंडस्ट्री, एज ए जो भी इसके केयर टेकर हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि यार उनका ट्रस्ट ना तोड़ो, क्योंकि उनके जीवन का सवाल है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रही बात, अब अभी आपने बोला फूड सेफ्टी, फूड सेफ्टी तो ये बस नाम के लिए फूड सेफ्टी है। आप कहीं पे भी जाओ, फूड सेफ्टी का लाइसेंस ऐसे ही मिल जाता है। कोई भी घर में फ्लैट में बैठ के बना लेगा, ठेले वाला बना लेगा फूड सेफ्टी का लाइसेंस, बट करना कुछ नहीं है, और 99.99% वो फूड सेफ होता ही नहीं है। आप कहीं पे भी जाके देख लो। क्यों चलता है मुझे तो समझ में नहीं आता है। मैं तो फिर भी बहुत अंदर से आहत हो जाता हूँ कि यार क्या मतलब है फिर तो गवर्नमेंट का, पॉलिसीज का, नियम्स का, कानून का, जब तुम बेसिक चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हो तो क्यों कुछ चीज़ें लीगल हैं, क्यों कुछ चीज़ों को इलीगल कर दे रहे हो, और क्यों कोई एडवर्टाइज करता है तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो ये बीइंग ऑनेस्ट भी कम करो, ख़त्म करो इस चीज़ों का। बोलो कि हाँ ये हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, हम बेचेंगे, तुमको खाना है तुम खाओ, तुम नहीं खाना है मत खाओ। तो बाहर के देशों में हमने देखा है कि ये सारी चीज़ों में लापरवाही बिल्कुल नहीं होती। नहीं होना अगर चाहिए। एक फूड ट्रक भी होता है वहाँ पे, एक रास्ते के ऊपर जो ट्रक खड़ा हुआ है, तो वो भी एकदम फूड सेफ्टी का लाइसेंस कैरी करेगा, और उसका सेफ्टी चेक किया जाता है इन बिटवीन, और उनको डर है कि एक बार अगर लाइसेंस कैंसिल हो गया तो फिर बाद में नहीं मिलेगा। अपने यहाँ कुछ नहीं, वो बस रिन्यू करते जाओ, कोई आके देखेगा नहीं। यही तो प्रॉब्लम है ना कि 100 में से 80 एरिया में मेहमान। बहुत बड़ा वड़ा पाव का दुकान है, उसका मैंने परसों वीडियो देखा। उसके दुकान में NIBM पे, ओके अच्छा, उसके दुकान पे 15-20 चूहे ऐसे घूम रहे हैं। क्या करोगे? फूड सेफ्टी का लाइसेंस तो है उसके पास। अरे सिर्फ लाइसेंस दीवार पे टांगने से काम नहीं बनता। हाँ उसको मेंटेन करो यार, मेंटेन करना आना चाहिए। मतलब प्रॉफिट कमा, मुझे प्रॉफिट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सब लोग प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और कमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लीज़ इतना ध्यान में रखो कि यार लोगों के लाइफ के साथ जहाँ लाइफ आ जाए वहाँ प्लीज़ रुक जाओ थोड़ा सा, और लोगों के लाइफ के साथ ये काम तो सही होगा लेकिन डंडे से होगा। डंडा चले भाला चले जो लगे, लेकिन करो इसको। और मुझे लग रहा है कि ये गवर्नमेंट इसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ, क्योंकि उनको कड़े कदम उठाने चाहिए, और जो भी इलीगल चीज़ कर रहे हैं मेडिकल इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में, या जहाँ पे भी लोगों का लाइफ इम्पैक्ट हो सकता है, आप प्लीज़ उस पर ध्यान दो, प्लीज़ उस पर एक्शंस लो। सिर्फ ये मत बोलो कि टोबैको इज इंजीरियस फॉर हेल्थ और गुटखा मत खाओ। भाई अगर फूड में पॉइजन है तो फूड तो गुटखा से भी ज़्यादा खतरनाक हो गया ना। अगर मान लो कि तुम मेडिकल इंडस्ट्री में अगर तुम अपनी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहे हो तो वो तो सिगरेट और गुटखे से भी ज़्यादा खतरनाक है ना। लेकिन लोग सिगरेट और गुटखा को बोलते हैं इट्स सो बैड, इट्स काउजिंग कैंसर, ये वो, और जो तुम दवा खा रहे हो उसमें जो मिलावट है, वो जो पॉइजन है उसका क्या, उसको खा रहे हो एकदम कि वाह हम स्वस्थ हो जाएंगे, बदल दवा खा के अगर बीमार पड़ जाए। तो एक गाना था सलमान खान का, कितना ज़्यादा सटीक है कि जब दवा से भी जख्म ना मिटे ऐसे हाल में बोलो कोई क्या करे। बिल्कुल सही। कि अगर दवा लेते हैं लोग ठीक करने के लिए और दवा ही आपको बीमार करने लगे तब तो बहुत दिक्कत है ना। मतलब मैं इस टॉपिक पे इतनी ज़्यादा इस पर अंदर से मैं फील करके स्ट्रेसफुल महसूस करता हूँ। आई डोंट फील गुड कि हमारे मेडिकल इंडस्ट्री में भी, जिससे लोगों का लाइफ डिपेंड करता है, वहाँ पे भी इस तरीके से ध्यान नहीं दिया जाता है, तो अच्छा महसूस बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो आप सेल्स से हो, और आई एम सो मच impressed by sales, because I personally feel everything is nothing but sales. Whatever you do, you are selling something. So tell me,
what is the secret of sales and how someone can be great at selling? सेलिंग में अच्छा कैसे हुआ जाए, कैसे किसी चीज को बेचा जाए, क्या है देखिए इसका? सिंपल है। सेलिंग में दो ही बंदे होते हैं, एक बायर एक सेलर। दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना है। ठीक है। तो जैसे टाइम स्पेंड करोगे, आप पंक्चुअलिटी भी ध्यान में रखो, आप ऑनेस्टी भी ध्यान, तो रिलेशन डेवलप होते जाएंगे। अच्छी सर्विस दो, कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करो और उसके ऊपर आप काम करो। सिंपल ये है। इतना सिंपल दिखता और- है, लेकिन सिंपल एक्चुअली है मैंने नहीं, बहुत क्योंकि मुझे simple लग रहा है terms कि में बोला। अगर आप किसी भी आदमी को कोई भी सामान बेचने जाओ ना, तो एक्चुअली लोग खरीदना आपसे चाहते हैं नहीं। कोई भी सामान आपसे लोग खरीदना नहीं चाहते, मतलब एट फर्स्ट टाइम लोगों को है कि मेरा जब मन करेगा तब मैं खरीदूंगा, चाहे वो पॉलिसीज़ हो, दवा हो, फ्रूट्स हो, चॉकलेट हो, बिस्कुट हो। मेरा एक बेल बजाएगा, बोलेगा सर ये चॉकलेट ले लो, मैं बोलेगा मेरे को नहीं चाहिए, बिना जाने हुए, भले ही मुझे ज़रूरत हो। तो सेल जो है इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपको उनको कन्विंस करना है जिनको वो चीज़ चाहिए लेकिन आपसे लेना नहीं चाहते हैं, तो उनको सेल करना है। तो क्या है साइकोलॉजी सेल का? घुमा फिरा के वही बोला मैंने कि उसको ज़रूरत है क्या उस चीज़ की। आइडेंटिफाइंग द राइट कस्टमर। ओके। अगर मुझे कुछ बेचना है तो मैं पहले क्या करूँगा कि मेरा कस्टमर कौन है, राइट फिट कौन है, वो आइडेंटिफाई करूँगा। उसके बाद मैं उसको टारगेट करूँगा। ओके। सो ऐसा बोल सकते हो कि इंग्लिश में सेइंग है 90% ऑफ द टाइम आई स्पेंड शार्पनिंग माई एक्स। रिलेशनशिप को अच्छे करते रहो। हाँ पहले अपने सेल- टारगेट और कस्टमर को ढूंढो कि मेरा कौन है, हाँ। और फिर उसके साथ रिलेशनशिप अच्छे करो। देखो जॉब टफ है, हाँ। मैं ये नहीं बोलता कि Selling बहुत tough job है, मुझे तो हाँ personally इजी लगता है, है। बहुत टफ है। बट सही जगह पे सही प्रोडक्ट आप सेल करने जाओ तो बिक्री करना थोड़ा आसान हो जाता है। सेलिंग करने में क्या आपको चैलेंजेस महसूस होते फॉर हैं? एग्जाम्पल इस रिलेशन में एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, तो उनको जाके एक कैल्शियम या आयरन सप्लीमेंटेशन का प्रोडक्ट प्रमोट करना इज द राइट फिट। करेक्ट। ठीक है। आप कार्डियोलॉजी के ब्रांड उनको जाके प्रमोट करोगे तो हाँ, उनको कुछ होना नहीं है, रिलीवेंस ही नहीं रखता। और वाइस वर्सा, कार्डियोलॉजिस्ट को जाके आप कार्डियोलॉजी के ब्रांड प्रमोट करोगे, दे कैन यूज राइट कस्टमर, बट आप उनको जाके गायनी वाले प्रोडक्ट प्रमोट करोगे तो वो नहीं लिखेंगे। तो आइडेंटिफाइंग द राइट कस्टमर। चलो, राइट कस्टमर को आइडेंटिफाई कर लिया और वो भी हमसे लेना नहीं चाहते हैं, तो उसको कैसे कन्विंस किया जाए? रिपीटेड विजिट्स। आपके ब्रांड में दम होना चाहिए। आप जो चीज़ बेचने जा रहे हो उनको, तो इट कम सेकंड पार्ट। आपने रिलेशन बना लिया, आप विजिट दे रहे हो, आप क्या बेच, आप वो पॉइंट्स के साथ मेरा प्रोडक्ट कैसे बेहतर है, एक तो दुनिया में कैसे बेहतर है या फिर दूसरे प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में कैसे बेहतर है, या आप उनको कन्विंस कराओ। ओके। मतलब सबसे पहला नंबर तो आपका प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, दम होना चाहिए। और फिर आप उसको एक्सप्लेन करो कि इसमें दम क्यों है और ये क्यों बाकियों से, हाँ। और आपको चाहिए, आप ले क्यों नहीं रहे हो। आपको सर्दी है, आपको दवा लेना है, और आप अगर आप इन 4 पॉइंट से सहमत हो, हाँ। तो आपको अपने मेरे टर्म्स में पेशेंट में यूज करना चाहिए। तो आपको सेलिंग में क्या डिफिकल्टीज है? आपका जॉब जो मतलब सेल्स से रिलेटेड चूंकि जॉब है आपका, हाँ। तो आपके जॉब में क्या चैलेंजेस आते हैं सेलिंग में, या आपके ओवरऑल जॉब में क्या चैलेंजेस हैं? जॉब्स के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो प्रोज में तो देखिए, आप अगर सेल्स में हो तो देयर आर इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज। आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो अगर आप सेल्स में हो, ये तो है। क्योंकि सेल्स वालों को सैलरी अच्छी मिलती है। इन एवरेज कंपैरिजन अगर आप कंपेयर करोगे तो सेल्स वालों को अच्छी सैलरी मिलती है। टारगेट रहते हैं लेकिन उनके। टारगेट रहता है, देश दुनिया के प्रॉब्लम होते हैं। 100 चीज़ें गिनवा दूँ आपको अभी। अगर मैं सुबह से निकलूँ और मेरा सेल्स जॉब करूँ, 100 चीज़ें मैं अभी आपको लिखवा सकता हूँ कि क्या दिक्कत आ सकती है। कुछ बताओ ताकि लोग रिलेट कर सकें कि इसमें क्या चैलेंजेस है, फिर अच्छाई भी बताओ आप। लोगों को एक सीधा एक बात मिल जाए कि भैया ये चीज़ है, ये सर कर रहे हैं, अगर मुझे भी करना है तो मुझे ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसके ये फ़ायदे हैं, और लोग डिसाइड करें कि फ़ायदा ज़्यादा है, नुकसान ज़्यादा है, वो आना चाहें ना आना चाहें। बड़े लेवल पे बात करता हूँ, माइक्रो मैनेजमेंट पे नहीं जाते हैं। कि जब आप सेल्स में हो तो कस्टमर के टाइम के हिसाब से आपको मोल्ड होना पड़ता है। ठीक है। तो फैमिली हैम्पर होती है।
फैमिली को आप कम टाइम दे पाओगे, क्योंकि आपको ज़्यादातर कस्टमर के पीछे पीछे भागना पड़ेगा। कस्टमर अवेलेबल है या नहीं उसका भी ट्रैक रखना है आपको। ठीक है। और ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई भी प्रोडक्ट बेचने जाओगे, नॉट ओनली फार्मा रिलेटेड, कोई भी प्रोडक्ट, आपका एक कस्टमर तो होगा नहीं, और आपके लिए तो वो बैठे नहीं है कि आओ 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 बेचो मुझे। हमें 100-200 कस्टमर, 500 कस्टमर, उनके टाइम के हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो वो भागा दौड़ी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। सेल्स वाला जॉब, धूप हो, बारिश हो, छाव हो, रुकेगा नहीं। आपको इंडियन रोड्स पे अगर आप टू व्हीलर में हो तो आपको ख़राब रास्तों से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारे गड्ढे आएंगे, आपको हेलमेट पहन के चलना है, एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। एट द सेम टाइम ट्रैवलिंग में आपको 10 लोगों के फ़ोन आएंगे, उठाओगे तभी प्रॉब्लम, आपका ट्रैवलिंग कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, नहीं उठाओगे तो आपका जॉब कॉम्प्रोमाइज हो जॉब जाएगा, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, जो बना हुआ कस्टमर है वो चला जाएगा, कस्टमर भी चला जाएगा, मैनेजर को गुस्सा आ जाएगा, ये मेरा फ़ोन नहीं उठाता। बहुत सारी चीज़ें ये ऑन पेपर जो हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि गाड़ी चलाते समय फ़ोन पे बात ना करो, यार ये यहाँ पे डिफ़िकल्ट है इंडिया में करना, क्योंकि हमारा 1-2 घंटा ट्रैवलिंग में ही जाता है, तो ऐसा ना हो कि मैं 1-2 घंटा बात ही ना करूँ किसी से, बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाएंगे, उसमें घर वाले भी रहेंगे। हाँ, लेकिन एक्चुअली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आइडियली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सेफ्टी अगेन लाइफ है, लाइफ से, बिकॉज मैं आजकल एक किताब पढ़ रहा हूँ, योर मनी और योर लाइफ, एक बिग क्वेश्चन है और पूरा बुक है उस पर। कितना शानदार क्वेश्चन है कि योर मनी और योर लाइफ। वहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर मान लो कि लोग ज़्यादातर समय 99% ऑफ देयर टाइम इन देयर होल लाइफ, हम लोग सब पैसे के पीछे भागते रहते हैं। हाँ, मतलब कमाना है, किसी को सेल करना है, किसी को सेल लेना है, किसी को जॉब करना है, मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, एवरीवन सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन उसमें एक एग्जाम्पल दिया गया था कि अगर मान लो कि आपके एक रिवॉल्वर लेके कोई गुंडा आपके रिब्स पे लगा दिया और अब बोला कि बोलो गिव मी दैट मनी और आई विल शूट यू, उससे क्वेश्चन पूछा गया कि आप क्या चूज़ करोगे, योर लाइफ और योर मनी। तो आंसर यहाँ पे है 99% ऑफ द लोगों का वो लाइफ चूज़ करेंगे। जब बंदूक आपका यहाँ लग गया है ना, तब आप पैसे के बारे में नहीं सोचोगे। लेकिन ये बहुत ही क्रिटिकल एग्जाम्पल है। तब हम लोग, हमारी दिमाग हिल जाती है कि भाई एक्चुअली हम लोग सबको लाइफ ही चाहिए, लेकिन जब तक सब कुछ सेफ चल रहा होता है ना, तो हम लोग लाइफ को इग्नोर करके चलते हैं। इसलिए मैंने बोला इवन दाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिसीव द कॉल, बट फिर भी सेफ्टी की लाइफ जहाँ पे आ जाए, मुझे लग रहा है कि वहाँ पे तो नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। पर्सनली फील करता हूँ एंड आई टोटली एग्री कि डिपेंड्स ऑन द जॉब, हमें कुछ कुछ चीज़ें नहीं चाहते हुए भी करनी पड़ती हैं। तो अपने बताए कुछ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स अबाउट योर जॉब। सो व्हाट इज सम एडवांटेज अबाउट योर जॉब जो आपको अच्छा लगता है? एडवांटेज देखिए, सेल्स में आप जितना काम करोगे, जितना भागोगे, उतना पैसा बनाओगे। पैसा कितना, फिर भी एक लमसम में, ताकि लोगों को एक मोटिवेशन मिले कि भाई इतने पैसे कमा सकता हूँ। कुछ तो लोग होंगे जो आना चाहते होंगे, नॉट मे बी एग्जैक्ट। और ओके, ये अगर मैं बात करूँ एंट्री लेवल की, मेरे फार्मास्यूटिकल सेल्स रेप के हिसाब से मैं बात करूँ तो करंटली इन द ईयर 2025 बहुत सारी कंपनियां हैं कि जो 3.5 से 4.5 लाख के बीच का स्टार्टिंग पैकेज दे देती है पर ईयर। ठीक है, तो ये होता है बेसिक पैकेज। इसको छोड़ के आपको दिया जाता है एक ट्रैवलिंग अलाउंस एंड डेली अलाउंस, जिसको हम TADA बोलते हैं। तो ट्रैवलिंग अलाउंस आपका, अगर आप कहीं दूर जा रहे हो, किसी एक हेडक्वार्टर जा रहे हो, आउट स्टेशन जा रहे हो, तो आपको एक ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है। जैसे मेरे केस में आई गेट 8.5 और 9.5 रुपीज़ पर किलोमीटर। ओके, कैचेस बहुत सारे हैं उसमें, बट एक रफ आइडिया। और जो DA होता है, इट रेंजेस समवेयर बिटवीन 250 रुपीज़ टू 600-700 रुपीज़। तो आपको दिन का मिलेगा, आप जितने दिन फील्ड में हो उतना मिलेगा दिन का खर्चा करने के लिए। बट इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ योर सैलरी, वो ऐड ही हो रहा है। देखो, कहीं कहीं मेरा कहना ये है कि जो पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो, दैट इज़ योर इनकम। हाँ, किसी भी तरीके ऐसा नहीं बोल सकती कि वो एक्सपेंस है, एक्सपेंस तो आएगा, एक्सपेंस जाएगा।
नहीं भाई, एक्सपेंस आएगा उसमें से आधा मैं बचा लूँगा। खुद के कंपनी के लिए सेल करते रहोगे तो कंपनी आपको इंसेंटिवाइज करेगी, आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी। अगर आप वो कंसिस्टेंसी दिखाते हो पूरे साल भर, और अगर आप अच्छा काम करते हो, आपकी अचीवमेंट हो गई 110%, 120%, तो कंपनी आपको फील गुड कराने के लिए आपको फॉरेन लेके जाएगी, कहीं लोकल टूर के लिए लेके जाएगी। लोकल मीन्स विद इन इंडिया। आपको उधर 3-4 दिन 5 दिन टोटल रिलैक्सेशन, घूमना फिरना, एंजॉय, काम कुछ नहीं उस रहेगा। समय सेल वेल का नहीं कुछ बिजनेस मीटिंग होती है वो अलग। हाँ, मीटिंग से याद आया कि इसका पर्क्स ये भी है फार्मास्यूटिकल सेल्स वाला, कि जो बिजनेस मीटिंग होती है वो अच्छे होटल्स में और अच्छे लोकेशंस पे होती है। जैसे कि बड़ी मीटिंग रहेगी, नेशनल मीटिंग इंडिया के इस पार्ट में होगी, उस पार्ट में होगी, तो मुझसे पूछोगे तो मैं ऑल इंडिया घूम चुका हूँ। मैं जब इस जॉब में आया था तब कभी सोचा नहीं था कि फ्लाइट में कभी ट्रैवल कर पाऊँगा। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि कितनी बार फ्लाइट में बैठा हूँ। तो ये जो लाइफ जी सकते हैं, जैसे मैं बहुत सारे दोस्तों को बोलता हूँ कि ये मैं 13-14 साल के एक्सपीरियंस में मैं बस इंडिया में जहाँ जहाँ घूमा हूँ ना, जिस लेवल के होटल्स मैंने देखे, जहाँ पे रहा हूँ, वो अगर लाइफस्टाइल में मोबाइल में कैप्चर भी करता ना, तो आज मेरे 40-50 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं। चांसेस बस वो लाइफ दिखा के, मतलब बहुत ही हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अपने, हाँ, लाइफ जी बिकॉज ऑफ सकते योर हो। जॉब। हाँ, देख सकते हो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि जी सकते हो, क्योंकि ऐसे भी दौर थे, जीना नहीं जीना तो ना, बिल्कुल आप पे ऐसे है। भी दौर थे कि रखा जाता है 5 स्टार होटल में, लेकिन जो बिजनेस मीटिंग होती है, जो उसकी इंटेंसिटी होती है, कि घड़ी के ऊपर नजर गाड़े हुए कि यार कब 1 बजेगा, कब 1:30 बजेगा, कब लंच ब्रेक होगा। लंच ब्रेक होगा, खाने के लिए इतने सारे आइटम है, जीवन में आपने कभी देखे नहीं होंगे, लेकिन आप एक रोटी भी खा नहीं पाओगे। वो सेल्स का प्रेशर होता अच्छा है अच्छा 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 अच्छा। कि जस्ट गेट इट डन। कैसे ये दिन गुजरता है, आपको 5 स्टार होटल के रूम में रखा जाएगा लेकिन आप सो नहीं पाओगे। एक लाइफ जी सकते हैं हम, घूमना फिरना हो जाता है, और आप जितने अच्छी कंपनी में काम करते हो, अभी बहुत सारे लोग हैं कि 99% लोग हैं कि वो 0 से ऊपर आते हैं। ठीक है। तो आप बैंक में जाओगे तो आपको एक रिस्पेक्ट से देखा जाएगा कि आप सुपर ए क्लास कंपनी में काम करते हो, तो आपको लोन इजीली मिल जाएगा। या प्राइवेट जॉब कहीं और करोगे तो उतना इम्पैक्ट नहीं होगा। ये फार्मा इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। और यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है, स्विच एक कंपनी से दूसरे कंपनी में मारना। मैंने पहला पार्ट आपको बोला कि इंसेंटिवाइज करती है खुद की कंपनी। आप अच्छा काम करते हो तो इंसेंटिवाइज करती है। अगर आप खुद के जॉब में इतना एक्सपीरियंस्ड हो ना, तो दिन में 10 लोग आपको नहीं मिलेंगे, नए कंपनी वाले। अगर आप काम पे जो निकल आपको रहे बेटर हो ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक स्विच भी मार लिया तो 20-30% है कैसे ही मिल जाती है। तो उसमें भी ग्रोथ हो सकती है। वहाँ जाओ, किसी भी कंपनी में अच्छा काम करो, अच्छा लगे वही कंटिन्यू करो, ग्रो करो, और लैडर आप ऊपर जा सकते हो। अच्छा काम करोगे तो कंपनी आपको प्रमोशन भी तो देगी। तो प्रमोशन के साथ सैलरी आएगा, उसके पर्क्स और एडिशनल बेनिफिट होते हैं, कार अलाउंसेस होते हैं, होटल अपग्रेड्स होते हैं, घूमना बढ़ जाता है आपका। जैसे आप एक सिटी में काम कर रहे हो, अगर मैनेजर बन जाते हो तो आपके अंडर 4-5 सिटीज़ आ जाएंगे, और ऊपर एक +1 लेवल पे चले जाओगे तो आपके अंडर 1 स्टेट आ जाएगा, 2 स्टेट आ जाएंगे। अगर आप नेशनल लेवल पे चले जाओगे तो आपके अंडर आधा इंडिया या पूरा इंडिया आ जाएगा। तो मतलब अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बहुत ही अच्छी है। अनलिमिटेड है आपके काम के ऊपर। और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए? क्वालिफिकेशंस मोस्ट प्रेफरेबली साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए। 12th में साइंस होना चाहिए? क्या है इसका क्राइटेरिया, क्या है? मैं हूँ BSc बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा। मैं उस टाइम एक्सपीरियंस पे लग गया था। माई फर्स्ट कंपनी वॉज एबट, मल्टीनेशनल। उसके बाद अभी जो करंट कंपनी है वो भी मल्टीनेशनल कंपनी है। कंपनी आपको कौन सी मिलती है उसके ऊपर भी आपकी लाइफ डिपेंड करेगी। नहीं, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या चाहिए उसके लिए, और एंट्री लेवल के लिए क्या? साइंस ग्रेजुएट होना चाहिए। साइंस ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है? कोई साइंस ना, ग्रेजुएट है? साइंस ग्रेजुएट है, प्रेफरेबली डी फार्मेसी वाले लिए जाएंगे। डी फार्मेसी वालों को मल्टीनेशनल कंपनी में स्कोप बहुत कम होता है, लेते नहीं है। एग्जाम होते हैं क्या इसके लिए? ना, ये आपका नॉर्मल एजुकेशन। जैसे मान लो कोई BSc किया, मान लो बायोलॉजी BSc से किया या है, फिजिक्स से या किसी भी चीज़ से, तो वो क्या करे? अगर इसको वो आ सकते हैं, साइंस बैकग्राउंड वाले आ सकते हैं। क्या करे वो? कैसे आए? किनको ना, अप्रोच करे? करंटली तो देखिए जॉब सारे ऑनलाइन पोस्टेड रहते हैं। ठीक है। अभी करंटली दुनिया चल रही है लिंक्डइन के हिसाब से।
पहले वाले दिन थे कि रेफरेंस पे काम किया जाता था, अभी सब डिजिटलाइज हो गया है। मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज आपको जो जॉब प्रोवाइडिंग साइट्स होती है उनसे या लिंक्डइन जैसे साइट से अच्छा, मिल वहाँ जाएगा। अपडेट करो और हाँ, जो प्रोफाइल अपडेट रिक्रूटर्स करो। जो है आपको अप्रोच करेंगे, यस, इंटरव्यू होगा या जो भी Yes, प्रोसेस yes, है, yes. आप वो कर सकते हो। जॉब पाना बहुत आसान काम है। जिनको नहीं है यार, हाँ। उनको उनसे पूछिए कि जॉब लेना कितना मुश्किल है। और आप ढूंढने जाओगे तो आपको मिलना ही चाहिए जॉब, ये फील्ड जॉब में। तो मिल जाता है कहीं भी, लेकिन वही बात है कि जिनके पास जॉब नहीं रहता है ना, और उन लोगों उनके के अंदर लिए एक मैं ये अलग ही कहना बेचैनी चाहता है। हूँ, जो जॉब मिले एक्सेप्ट इट और कर लो। जॉब चालू होना चाहिए, कमाई एक्सपीरियंस गेन करो और फिर आगे ग्रो। एक्सपीरियंस कहीं पे भी गेन करो। जिनके पास जॉब नहीं है, जो काम मिले वो करो, बस पैसा कमाने लगो। उससे कॉन्फिडेंस आएगा, उससे आपकी डेवलपमेंट होगी, उससे आपकी पहचान बढ़ती जाएगी और फिर आपको जहाँ भी जाना है आप ठीक है, जा सकते हो। जा सकते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्टार्ट तो करो। आपके पास अपने एक बार स्टार्ट कर लिया, आपके खुद ही कनेक्शंस नेटवर्क बन जाएंगे कि अरे ये कंपनी अच्छी नहीं है, इससे अच्छी ये कंपनी है, हाँ। इससे अच्छा सैलरी वो दे रही है। अगर मेरे पास आज जॉब नहीं होता तो मैं ये टैक्सी चलाता। मतलब आप एक कुछ भी एग्जांपल, करें। मैं कुछ भी कर लूंगा। मुझे अगर जॉब नहीं है मेरे पास तो मैं कुछ भी कर लूंगा, टैक्सी चला लूंगा। उसमें भी पॉजिटिव्स देखो। टैक्सी चलाना इज नॉट बैड थिंग। टैक्सी चलाते चलाते मैं दिन का 15-20 कस्टमर तो बातचीत करूंगा उनसे, इफ दे अलाउ बातचीत पैसे करूंगा। कमाने के पैसे कौन कमाने। कहाँ कब जरूरत में काम पड़ जाए अपने पता नहीं। नेटवर्क जॉब इज मिल जाए, वेरी networking, इंपॉर्टेंट, yes. वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपको नेटवर्क है तो पता नहीं, सच में जो आपने बोला कि क्या पता कि आपका क्या ज़रूरत है और सामने वाले का नेटवर्क जो है वो आपको किस ज़रूरत के लिए क्या कनेक्शंस बैठ जाए। तो ऑलवेज कनेक्ट विद द पीपल। राइट, काम पे जाओ, लोगों से मिलो। सिंपल। जैसे कि आप 11-12 साल से आप इस प्रोफेशन में हो और अपने अच्छे खासे पैसे वैसे भी कमाए हैं, तो क्या करते हो इन धनराशियों का आप? व्हाट इज मनी मीन फॉर यू? देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, यू कैन टेक वन बाय वन। पैसे तो कमाए, ठीक ठाक कमाए, नो डाउट। हालांकि मेरे घर में डबल इंजन की सरकार है। मेरी वाइफ भी जॉब अच्छा, करती अच्छा, है, वो भी वो भी job कमाती करती है, तो उससे भी सपोर्ट अच्छा मिल जाता है। तो पैसा कमाना जितना इम्पोर्टेंट है, आज इतने सालों बाद ये रियलाइज़ हो रहा है कि उसमें से थोड़ा खर्चा भी करना चाहिए। देखिए, पैसा बहुत सारी चीज़ें है। मैं खुद का अगर बात करना चाहूँ तो मैं आज भी सिंपल लाइफस्टाइल जीना पसंद करता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला, ये टी शर्ट, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये महंगा है या ब्रांडेड है, बस मेरा पर्पज सॉल्व हो गया। वॉट आई फील कंफर्टेबल। मैं हमेशा लोगों को दिखता हूँ ट्रैक पैंट पे। बहुत सारे लोग बोलते हैं, पूछते भी आके कि यार तेरे पास जीन्स नहीं है क्या? बात जीन्स की नहीं है, बात मेरे कंफर्ट की है। क्योंकि ये ट्रैक पैंट ना खरीद के मैं अगर जीन्स खरीदने जाता तो 5-6 जीन्स आ जाती, बट आई चूज टू बी कंफर्टेबल होना कंफर्टेबल। बहुत ज़रूरी है। सो पैसा बनाना इनिशियल डेज ऑफ योर लाइफ, पहले 5 साल 10 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने वो भी दिन देखे कि घर के हालत इतने कुछ खास नहीं थे, पापा का काम ठीक से नहीं चल रहा था, थोड़ा उनका हेल्थ का प्रॉब्लम भी था। सो आई हैव सीन दोज डेज कि घर में खाने के लिए भी कुछ होता नहीं था। मैं मतलब मांगने की भी हिम्मत होती नहीं थी। मैं बचपन में जब छोटा था कि कुछ खाने के लिए चाहिए तो कुछ नहीं, वो बस किचन में जाओ, शक्कर का डब्बा खोलो, 5-7 दाने, 5-7 दाने, चम्मच भी नहीं, 5-7 दाने हाथ पे लो, उसको एक 15-20 मिनट खा लो। ये भी दिन देखे हैं और आज अच्छे दिन भी देख रहा हूँ। तो होता यह है कि आपके पास पैसा आ जाए तो पैसे का आप उपयोग कैसे करते हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं मेरी बात करूँ, मैं फ़ोन यूज़ करता हूँ एप्पल का। एप्पल का वो iPhone- टैब रखा है आपने? एप्पल, हाँ वो भी एक पर्क है, कंपनी प्रोवाइडेड। अच्छा, ओके, ठीक है। तो एप्पल का आईफोन XR है। ये मैंने कब खरीदा था? अभी 3 साल पहले। उस टाइम मार्केट में आईफोन 12, 13 वगैरह चल रहा था। फिर भी मैं कैमरा शाय पर्सन हूँ, मैं बहुत रेयरली फ़ोटोज़ खिंचवाता हूँ अपनी। पसंद ही नहीं है मुझे ये चीज़ें, ना वीडियो बनाऊँगा कभी, ना कुछ, मेरी ज़रूरत थी नहीं। तो उस टाइम मैंने कैमरा को ना देख के फंक्शनैलिटी वाला फ़ोन खरीदा। वो आया,
एक चौथाई कॉस्ट में। मार्केट में उससे 4 गुना महंगे भी फ़ोन थे एप्पल के, बट मैंने वो लिया। ऐसा नहीं था कि मैं ले नहीं सकता था, मेरी ज़रूरत नहीं थी। तो जिस दिन हर एक बंदा अपने ज़रूरत के हिसाब से पैसा खर्च करने पे आ जाए ना, उसका नेट सेविंग ज़्यादा होगा एक्चुअली, क्योंकि ज़्यादातर समय हम लोग वहाँ इन्वेस्ट करते हैं जो चीज़ हमें उतनी ज़रूरत नहीं है, लग्जरी पे करते हैं। और इट्स मोर अबाउट टू शो द वर्ल्ड, टू शो योर फ्रेंड्स, टू शो योर कलीग्स, टू शो योर जो भी है आपके जो भी जान पहचान के लोग, आप किसी न किसी को शो करने के लिए यार कि करेक्ट। अच्छे कपड़े ब्रांड पहनते हो, ब्रांड के फ़ोन चाहिए या कुछ भी, आपको आपके पास कार आप 5 लाख का भी खरीद सकते हो, आप 20 लाख खर्च करते हो। तो इट्स ऑल अबाउट द लग्जरी, और ये नेसेसिटी नहीं है। प्लीज़ कंटिन्यू। लेकिन दूसरी चीज़ ये होती है कि हर एक चीज़ फ्लॉन्ट करना। अभी आज मेरा नेटवर्थ देखोगे तो 7 डिजिट्स तक चला गया है। उसके ऊपर सीन ये है कि मैंने आज फ़ोन लिया, मैंने घर लिए खुद के, एक पुणे में लिया, एक गांव में लिया, बहुत बड़े फ्लैट लिए, गाड़ियाँ है 4-5। आज तक एक भी पोस्ट मैंने कहीं पे की नहीं कि मैंने ये खरीदा है, क्योंकि मुझे पता है मैं पैसे के हिसाब से लाइफ में जितना ऊपर चढ़ते जा रहा हूँ, उतने मेरे दोस्त और रिश्तेदार कम होते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है भी। जितना आप जीवन में ऊपर चले, और ये कटु सत्य है। बिल्कुल। हमने खुद से मेहनत से भी पैसा कमाया है, तो सबको लगता है कि नहीं यार, ये मैं जब मांगू तो इसको मुझे देना चाहिए। पैसे के मामले में एक एडवाइस रहेगी आपको और आपके सारे व्यूअर्स को भी, कि जब तक किसी को किचन की प्रॉब्लम ना हो, किसी के घर में खाना बनना बंद हो रहा है, तब तक उसकी हेल्प मत करो। बिजनेस में तो करो ही मत। जो बंदा खुद बिजनेस में लॉस कर चुका है, उसको आप पैसा दो के क्या करोगे? बिल्कुल नहीं करना है, आपके पैसे डूबेंगे। किचन की प्रॉब्लम है, यू हेल्प, और ऐसे तरीके से हेल्प करो कि वो पैसा बाद में रिटर्न ना आए, तब भी चलेगा आपको। तभी हेल्प मतलब वो इतनी तकलीफ में है, अगर बहुत तकलीफ में हो तो उसको तकलीफ को दूर कर दो। खाना नहीं खा पा रहा, उस पैसे का क्या मतलब जो आपके करीबी लोग या फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के काम में ना आ सके। हाँ, बट ऐसा ये भी लेकिन मतलब ऐसे आप कि खैरात में बांटते रहो। ऐसे लोगों को पैसे मत दो। ज्यादातर समय वो पैसे वापस नहीं आते हैं। ऐसा मैंने भी काफी और ज्यादा नहीं, मैक्सिमम समय में वो वापस नहीं आएंगे। क्योंकि आपके खुद के दिए हुए पैसे जब आप मांगने जाओ तो लोगों का रिएक्शन काफी चेंज हो जाता है, और आपको भिखारी का फीलिंग आएगा। हाँ, मैं कि भाई दे दो यार। वो बोलेगा कह रहे तुम भागे जा रहे तुम्हारा पैसा लेके। शायद हो सकता है कि आपसे दोस्ती भी खराब कर ले, आपका रिलेशन खराब हो जाए, आपके खुद के पैसे दिए हुए हैं फिर भी। पैसे को लेके और एक चीज की, पैसा कमाने को बहुत टाइम लगता है, लेकिन गंवाने को बिल्कुल टाइम नहीं लगता। बिल्कुल। अभी आपने देखा कि ऑनलाइन गेमिंग में बहुत सारे लोग पैसा गंवा दे रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया कि ऑनलाइन गेमिंग जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, वो उसके ऊपर बैन लगा दिया जाए। ओ ऐसा है, तो बड़ी अच्छा चीज़ है, मुझे नहीं पता था। लेकिन बट दे वर लेट, बहुत लेट किया ना उन्होंने। हाँ, ये जुआ जैसा है, ये गैम्बलिंग है, आप इसको प्लीज बैन करो। 40 करोड़ लोग इन्वॉल्व है उसमें, प्लेयर्स, एज ए प्लेयर्स। बताओ, ये डेटा है। 40 करोड़ इन्वॉल्व, करीब क्लोज टू 50% से थोड़ा सा कम। और क्या है, अब ये गवर्नमेंट तो ये बैन कर देगी, लेकिन जिसको जुआ करना है, जिसको सट्टा करना है, वो तो जूता उछल के भी करेगा। नहीं ठीक है, लेकिन आप जो गलत है उसको तो कम से कम बैन करो। लेकिन पैसा कमाना और उसको इन्वेस्ट करना, वो भी बहुत बड़ी कला है। इन्वेस्ट करना मतलब शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, मे बी थ्रू म्यूचुअल फंड्स। और अगर आप सच में ही धुरंधर हो, आपको स्टॉक पिकिंग आता है, तो लॉन्ग टर्म्स फंडामेंटली अच्छे स्टॉक लेके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करो, उसी से पैसा बनेगा। पैसा आपका ट्रेडिंग से नहीं बनेगा। बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने पैसा बनाया है। बहुत सारे आपके बंधु हैं, यूट्यूबर्स हैं, जिन्होंने बहुत सारा पैसा बनाया है, ना कि ट्रेडिंग करके, बट अपने कोर्सेस बेच के। ऑब्वियसली ट्रेडिंग इज अगेन अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गैम्बलिंग ओनली, राइट। कि आप डेली, क्योंकि आपको मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज है भी नहीं और हो भी नहीं सकता। इट्स ओशियन, और वो कब घट रहा है कब बढ़ रहा है ये नॉलेज किसी के पास भी नहीं है। तो आप वही है कि आप
30% जीतोगे 55% हारोगे, आपको वो इंटरेस्ट जो है ना वो हुक बना रहेगा। कि हाँ मैं जीता था, मैं फिर जीत सकता हूँ, मैं हारा था तो जीतना है, तो आप वो लय में लगे एक रहोगे। लत लग जाती है। और अनलेस एंड अनटिल आपके पास अनलिमिटेड पैसा विथ नॉलेज ना हो, तब तक आप जीतोगे नहीं, लॉन्ग टर्म में जीतोगे नहीं। तो क्या पैसे का तो क्या करना चाहिए आपके पैसे हिसाब का से? देखिए, सेफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कहाँ? ये डाइवर्सिफिकेशन ये वो तो मैं ज़्यादातर मानता नहीं हूँ। ठीक है, घर वाले तो गोल्ड लेते रहेंगे कितना भी मना करो, वो एक डाइवर्सिफिकेशन हो गया। घर आपकी एक जो प्रॉपर्टी है उसका एक डाइवर्सिफिकेशन हो गया। आई बिलीव कि पैसा बनेगा तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट से ही बनेगा। ठीक है। इवन मेरे पोर्टफोलियो का म्यूचुअल फंड का ये देखोगे, परसेंटेज देखोगे तो इट इज़ हार्डली 5-6%, ज़्यादा नहीं है। परसेंट प्रॉफिट? ना परसेंटेज शेयर कि अगर 100 रुपये मेरा लगा हुआ है इक्विटी में, तो उसमें से 5 रुपये या 6 रुपये सिर्फ म्यूचुअल फंड में है। अच्छा, ओके। तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है मेरे जॉब प्रोफाइल के हिसाब से, तो मैं आते जाते देखता रहता हूँ, करता रहता हूँ, और इससे एक सुकून नाम की चीज़ होती है। अगर आपने सही स्टॉक सही टाइम पे खरीदे हैं, वो तो ज्ञान की बातें हो गई कि रेड होगा बाय करना, ग्रीन होगा सेल करना। वॉरेन बफेट, हर एक बंदा अपना वॉरेन बफेट की तुलना करता है। वॉरेन बफेट मतलब तुलना तो उसका- करता है, लेकिन वॉरेन बफेट का जो बेसिक जो फंडामेंटल्स रूल्स है उनका वो किताब रेट लिया तो खुद को फॉलो वॉरेन नहीं बफेट समझ करता ले। है। वॉरेन बफेट खुद ही जब उसका एज 65 हो गया था, तब उसका 80% ऑफ द वेल्थ 65 ईयर्स के बाद आया। दैट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। वो ट्रेडिंग नहीं कर रहा था कि शाम में लगा रहा, सुबह में बेच रहा, सुबह में लगा और रहा, क्या शाम है में ना, लगा रहा। उन्होंने जब स्टार्ट किया था तब रूल्स एंड रेगुलेशन इतने थे नहीं, न्यूज़ फ्लो इतना फास्ट नहीं था, ऑन क्लिक ऑफ बटन्स। मतलब न्यूज़पेपर भी एक दिन के बाद आता था। तो आज डिजिटलाइजेशन की वजह से बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस आ गए हैं, जिससे आप इंफॉर्मेशन पहले लिमिटेड थी, लिमिटेड लोगों तक पहुंचती थी, अभी हर एक के पास इंफॉर्मेशन सबके है। पास है, तो सबके जो सब इंफॉर्मेशन रखता है, सब लोगों के पास होते हैं, उससे आप रिच नहीं बन सकते। बिल्कुल। ठीक है, अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हो तो मैक्सिमम ऑडियंस को मद्देनज़र रखते हुए मैं यही गुजारिश करूंगा कि ट्रेडिंग ना करके आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करिए, वो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रहेगा। और उससे ना एक सुकून होता है। ट्रेडिंग में आज मेरे बहुत सारे दोस्त हैं ट्रेडिंग करते हैं, मेरे लाख मना करने के बावजूद, और मैक्सिमम जो लॉस करके आए हुए हैं वो मुझे बोलते हैं कि आकाश यार तू सही बोला था। बट जो बचे हैं, जब तक वो मज़ा नहीं चखेंगे तब तक आएंगे नहीं मेरे पास। तो होता यह है कि आज अगर मेरा पोर्टफोलियो देखोगे, आइडियली मुझे मतलब 5 डिजिट में ऊपर नीचे होता रहता है दिन का, बट मैं पीसफुल नींद ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इट इज़ वेरी शॉर्ट टर्म। अच्छे शेयर है, गुड क्वालिटीज कंपनी है, वो रेड कलर में भी होगा 5 डिजिट, मुझे कोई चिंता नहीं है। नहीं, क्योंकि आपने उसको शॉर्ट टर्म के लिए लगाया ही नहीं। हाँ, आपको पता है मुझे कि फर्क ही लंबे नहीं समय पड़ता। में, एक लॉन्ग टर्म में, मे बी आई डोंट नो द नंबर ऑफ ईयर्स में, मे बी 10 ईयर्स 20 ईयर्स बाद वो एक अच्छा ही रिजल्ट देगा। हाँ। तो आज अगर गिर गया है तो मैं क्यों टेंशन लूँ। सेम गोज फॉर मी। मैंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है। तो मैंने 2016 में इन्वेस्ट किया था, जब इंडिया में ये चीज़ बहुत पॉपुलर भी नहीं थी, और 17 में मार्केट पूरा क्रैश कर गया, मेरा 80% प्रोफाइल डूब गया। मेरे फ्रेंड्स ने वो सारे पैसे निकाल लिए कि चलो 20% भी तो आ जा रहा है। हाँ। और मेरा था कि मैं 20% के लिए नहीं लगाया हूँ भाई, या तो पूरा जाओ। मुझे दुख हो चुका है, मैं रो चुका हूँ भाई, मेरे पैसे डूबे हैं, मैं रो चुका हूँ। मुझे 20% चाहिए ही नहीं, क्योंकि मैंने 20% मैंने शॉर्ट टर्म लगाया ही नहीं। मैंने लगाया था 20 ईयर्स के लिए कि देखते हैं 20 साल बाद या तो मेरा पूरा चला जाए, या देखते हैं क्या होता है। तो लॉन्ग टर्म इज़ अ मैजिकल गेम। सेम मैं भी एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। अभी मेरे पास टेस्ला के भी स्टॉक्स है। तो अभी ये डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क, ये दोनों का फाइट होता रहता है। सो सजेशन देने वाले तो बहुत लोग आ जाते हैं कि यार ये दोनों का झगड़ा होता है, कब क्या हो जाए पता नहीं, बेच दो। यार मैंने अगर लिया है 10-20 साल के लिए तो मैं क्यों बेचूं? देखा जाएगा ना। 480 का स्टॉक अगर आ जाता है $300 पे, मैं IDC वाला आदमी हूँ, आई डोंट केयर।
हाँ, जितना सह सकता हूँ मैं उतना ही लगाता हूँ जितना सह सकता हूँ। और वो अगर और हाँ, इन्वेस्टमेंट में वो पैसा लगाओ जो आपको डेली नीड्स में रिक्वायर्ड नहीं है। कि वो अगर चला भी गया तो हाँ, ऐसा नहीं कि आपका जीवन रुक जाए और आपको लगे कि यार मैं खाऊं क्या पीऊं क्या। सही। प्लीज़ इतना मत करो, इन्वेस्ट इतना ही वो करो। नौबत बहुत लोगों को आते हुए देखा है मैंने, जो ट्रेडिंग करते हैं ना, हाँ, जितना सह सको उतना हाँ, ही लगाओ। कि अगर वो पूरा घरदार बेचने की नौबत आ आप जाती है। उतने ही पैसे इन्वेस्ट करो, खासकर म्यूचुअल फंड भी हो गया और स्टॉक्स भी हो गए, लॉन्ग टर्म लगाओ, शॉर्ट टर्म लगाओ, जहाँ भी लगाओ। लेकिन आप उसको ये सोच के ज़रूर लगाओ कि ये अगर चले गए तो मेरा लाइफ नहीं बर्बाद होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स मैंने सीखा है खुद के एक्सपीरियंस से, अपने दोस्तों से, कुछ किताबों से, कुछ वीडियोस से। लेकिन सार वही है कि आप उतने ही पैसे लगाओ जितना, मान लो कि नष्ट हो गया, दुनिया पे परमाणु बम गिर गया, हाँ, कुछ भी हो गया, खत्म हो गया वो सारा चीज़, लेकिन आपका जीवन चलना चाहिए। आपकी दाल रोटी, आपके घर में जो भी चीज़ें हैं बेसिक बिल्कुल नीड, सही। वो चलनी चाहिए। बाकी आपके पैसे का, इट्स ना मनी देखो, इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट। आप एक्सपेरिमेंट करो, पैसे बनेंगे। और मनी इज अगेन बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट स्टेटमेंट है और बहुत ज़्यादा यूजफुल और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है कि मनी डू मैजिक्स इन अ लॉन्ग टर्म। जब मनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जाता है ना, जब एक्सपोनेंशियल कंपाउंडिंग जिसको बोलते हैं, ये खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो अगर मनी कंपाउंड can do खुद से, wonders. हाँ, कंपाउंड, एल्बर्ट आइंस्टीन सेड कि कंपाउंडिंग इज एट्थ आश्चर्य इन द वर्ल्ड। दुनिया में 7 या 6 जो भी है, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, 7 अजूबे हैं। बोला कंपाउंडिंग जो है वो 8वां अजूबा है। और आप इसको बहुत डिटेल में जानेंगे तो लगेगा सच में कि कंपाउंडिंग बहुत पावरफुल है। और कंपाउंडिंग वर्क करता है लंबे समय के लिए। आप 20 साल का गेम खेलो, 30 साल का खेलो, आपके 100 रुपये में भी 1 करोड़ दे सकता है। आई डोंट नो, यू डोंट नो। एक्सपोनेंशियल इज वेरी पावरफुल, कंपाउंडिंग इज वेरी पावरफुल। तो टाइम ठीक देना है। पड़ेगा। हाँ, अब टाइम दो। मनी इज ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म। ये शॉर्ट टर्म वाले गेम वही जुआ है भाई। इसमें तो आपको डोपामिन रिलीज होगा, आप 100 रुपये कमाओगे, या चलो 1 लाख कमाया एक दिन का, आपका अगले दिन 1.5 लाख डूबेगा। आज 1 लाख रुपया कमाए, आप फिर से जाके पार्टीज इसको मनाओगे। लेके एक एग्जांपल दे सकता हूँ मैं। हाँ। अभी 3 साल पहले हमें खरीदनी थी कार। तो एक छोटी कार थी मारुति की, अच्छे से चलती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, टकाटक मेरा काम चल जाता था। बट अभी क्या होता है ना कि थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा होना चालू हो जाए ना, तो अंदर से आती है। घर में होते हैं हमारे बहुत सारे दानव, जो इतने दिन छुपे होते हैं, वो एकदम से बाहर निकलते हैं। वो दानव आएगा, फर्नीचर के रूप में आएगा, टीवी अभी बढ़ा लेना है, फ्लैट अभी 2 BHK अभी 3 BHK चाहिए। तो ऐसे एक दानव हमारे घर में जागृत हो गया कि हमें कार अपग्रेड करनी है। तो उस टाइम 3 साल पहले आई रिमेम्बर, ठीक है, कार कौन सा लेना है, क्या लेना है, डिसाइड हो गया था। और मैं वो आदमी हूँ कि जो रेयरली कर्जे पे काम करूँ, क्योंकि मैंने बचपन से मेरे पापा को इतना कर्जे में हाथ, मतलब क्या बोलते हैं, हाथ पैर जोड़ते हुए देखा है कि तो आपको लगा कि नहीं, ये तो नहीं मुझ करना पे है, नहीं आना चाहिए, ये तो नहीं करना है। और आज जो भी हूँ मैं सेल्फ बिल्ट हूँ, हेरिडेटरी कुछ नहीं मिला है, खुद के पैर से बनाया हुआ है। तो 12 लाख की कार ली मैंने टाटा मोटर्स की। उस टाइम मैं अपने वाइफ को बोल रहा था कि 1 साल तक 12 लाख की कार ना लेते हुए टाटा मोटर्स के शेयर ले लेते हैं, और उसके बाद पैसा आएगा ऊपर का मैं रख लूँगा, 12 का कार ले लेंगे। ठीक है। अगर मैंने उस टाइम वाइफ को कन्विंस कर लिया होता, वो दानव से अगर मैं जीत जाता, तो आई कुड हैव मेड 3 times द मनी। गेम चेंजर हो सकता था। 12 लाख का 36 लाख होता। बट आज 3 साल बाद देखोगे तो 12 का 15 ही है, ज्यादा नहीं है। 15 कार इज ऑलवेज ना डेप्रिसिएटिंग, दैट इज डेप्रिसिएट। शेयर्स की वैल्यू। अच्छा, अगर मैं 3 साल भी रखता ना, तो 3 गुना होके फिर 1.5 गुने पे आ गया है शेयर। फिर भी आप 12 से 15 तो हुआ, लेकिन कार का जो 12 है ना, वो अभी ये 6 हो गया हो, 6 हो गया है, क्योंकि दैट इज अ लायबिलिटी। वो हम जिस दिन आपने कार खरीदा उसके अगले दिन इसका वैल्यू वैल्यू ऊपर नीचे शेयर्स की भी होगी। गाड़ियां जो ये कॉस्मेटिक चीजें अपने जीवन में, उसकी तो डिप्रिसिएटिंग में ही रहेगी। लाइबिलिटी है ना। आप मतलब एक बुक, बहुत बड़ा एग्जांपल है, रिच डैड पुअर डैड। उसमें एसेट्स और लाइबिलिटी के बारे में बहुत ही डिटेल में बात की हुई है। मुझे लग रहा है कि वो किताब सबको पढ़नी चाहिए, और मुझे लग रहा है कि वो सिलेबस में होनी चाहिए कि आप
बेसिक तौर पे जान लो कि लाइबिलिटी क्या है, एसेट्स क्या है, और जो थंब रूल है, ट्राई टू गेन मोर, ट्राई टू इन्वेस्ट मोर इन एसेट्स, ट्राई टू ओन वेरी लेस, और इफ पॉसिबल नन ऑफ द नाउ लाइबिलिटी। इन माय केस, मेरे केस में कार मेरी एक एसेट है। क्यों? क्योंकि मेरा रोज आवाजाही आना जाना कार से होता रहता है, और इंडियन रोड्स पे मेरी जान सेफ होती है। थोड़ा एक बिलीफ है मेरा कि कार में घूमता हूँ तो धूपदारी से बच जाता हूँ, कभी कुछ भगवान ना करे कुछ हो जाए तो जीवन बचने के चांसेस ज़्यादा है। तो आई ट्रीट इट लाइक एन एसेट, नॉट डिप्रिसिएटिंग एसेट, नहीं ठीक नॉर्मल है, एसेट। कुछ कुछ चीज़ें आपको करनी चाहिए, ये भी लाइफ ही है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपको बचा लेना है, कुछ कुछ चीज़ करनी चाहिए, लेकिन वही है कि आपको देखना ये है कि लाइबिलिटी हम कम से कम होल्ड करें और एसेट्स पे ज़्यादा ध्यान दें। बाकी तो जीवन है, हमें एक ही जीवन है, इसमें कार भी खरीदने हैं, घर भी बनाने हैं, और एसेट्स भी बनाने हैं, लाइबिलिटीज़ भी लेने हैं, क्योंकि बिना लाइबिलिटी का फिर मज़ा ही कहाँ है फिर। बहुत सारे लोगों को, दोस्तों को मैंने देखा है कि जॉब लगा नहीं कि इनके पास iPhone 16 Pro Max लेना हाँ, ही लेना दिखाने है, के लिए और कर्जे पे लेना है। यार क्यों इतनी लाचारी? कर्जा दिखाना है अच्छी ना, चीज क्योंकि नहीं आपके होती है। आपके फ्रेंड्स को भी काफ़ी आईफोन है, आपके फ्रेंड्स के पास भी कार है। और जैसे आईफोन का वो EMI खत्म नहीं होता तब तक फिर और कुछ आ जाता है। तो लोगों को क्या है ना, अपने कैपेसिटी के हिसाब से स्पेंड करना अगर वो जान ले, क्योंकि मैंने वो दिन भी देखे, आज भी करता हूँ। देखो, पैसा सबको प्यारा है। आज मैं डीमार्ट जब जाता हूँ ना, तो कैलकुलेटर खोल के ही शॉपिंग करता हूँ कि यार इतने ग्राम का इतना लग रहा है, बड़ा लूंगा कितना में आएगा, छोटा लूंगा कितने में आएगा। आज भी वो है। हाँ, आपने वो देखी क्योंकि है ना यार गरीबी देखी है तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। कई कुछ चीज़ें महंगी मिलती है, डीमार्ट से कौन सी चीज़ें लेनी है और अपने ग्रोसरी शॉप से कौन सी चीज़ें लेनी है, ये डिफरेंशिएट कर पाना नहीं, ये बहुत आना इंपॉर्टेंट है। चाहिए। इसलिए मुझे लग रहा है ना कि ये जो पोवर्टी है, जो ख़राब टाइम जिसको बोलते हैं ना, इट इज़ नॉट गुड टू से, बट मुझे लगता है, मैं पर्सनली फील सबके लाइफ में एक बार ऐसा सिचुएशन आना चाहिए, नॉट कि गरीब हो जाओ, तकलीफ़ आनी चाहिए तुम्हारे जीवन में। क्योंकि तुम्हारे जीवन में तकलीफ़ नहीं आया ना, तुम वो चीज़ किताबों में किसी लोग से कहीं नहीं सीख सकते हो, जो आपको ख़राब टाइम सिखा जाता है ना। सही। जब आपका हार्ट ब्रेक हुआ रहता है, जब आपने गरीबी देखी रहती है, जब आपकी पॉकेट में 1 रुपये नहीं है, जब आपके सारे दोस्त, जिसको आप दोस्त बोलते थे, वो भी आपको उतना वैल्यू नहीं दे पाते हैं, तब जो लोनलीनेस आपको सिखाता है ना कि हे भगवान, अगर आप भगवान को मानते हो तो, या खुद में ही कि अब क्या करूं, अब तो कुछ भी नहीं है ना वो बचा जिससे प्यार किया, ना पैसे बचे, ना दोस्त बचे, तब जो अंदर से आपका रियलाइजेशन आएगा ना, यू आर गोइंग टू विन द वर्ल्ड यार। और फिर भी आप डाउन टू अर्थ रहोगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप ग्राउंडेड रहोगे, ग्रेटफुल रहोगे, उड़ोगे नहीं। क्योंकि आपको पता है कि आप दलदल से निकले हो और किसी भी समय आप उसी दलदल में जा सकते हो, कुछ है नहीं दुनिया में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ख़राब टाइम मुझे लग रहा है लोगों को बहुत ख़राब लगता है, मुझे, मेरे पास खुद भी बहुत सारा ख़राब टाइम आया। जब आया था तो बहुत परेशान हुए थे, बट आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच दैट पर्सन जिनकी वजह से वो ख़राब टाइम आया, बिकॉज आई एम फीलिंग सो गुड नाउ, क्योंकि वो आपको बहुत चीज़ सिखाता है। एनीवेज, टेल मी द 3 मिस्टेक्स ऑफ योर लाइफ जो आपको लगता है कि आप नहीं किए होते तो बहुत अच्छा था। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि काम के चक्कर में, ये पैसा कमाने के चक्कर में मैंने घर में बहुत कम टाइम स्पेंड किया है। फैमिली टाइम, फैमिली के साथ, माँ बाप के साथ, वाइफ के साथ, अभी बेटी है 1 साल की, उसके साथ। बट अभी यहाँ से आगे मैं वो थोड़ा रेक्टिफाई करूँगा। वो एक हो गया। दूसरा चीज़ है कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट तो कर दिया था मैंने अर्ली, बट वो ट्रेडिशनल जो यूट्यूब वाले फ्री वाले सजेशन कि हाँ, ये ले लो, 70% ये करो, 20% ये करो, बट हाँ मेरे हाथ में था मैक्सिमम सेविंग कर सकूँ और मिनिमम स्पेंडिंग कर सकूँ। बट मैं वो रेशियो बना के चल रहा था कि कुछ पार्ट ट्रेडिशनल FD में रखो, कुछ पार्ट इन्वेस्ट करो, कुछ गोल्ड लो। वैसा एक दिन गोल्ड चोरी हो गया हमारे घर से पूरा। तो अर्ली स्टार्ट करता तो उसके रिटर्न ज़्यादा बनते। तो मतलब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। हाँ,
मतलब इन्वेस्टमेंट करना है ना तो दिल खोल के करना। और तीसरा ये कि अकेला बहुत घूमना चाहता हूँ, सोलो ट्रिप। सोलो ट्रिप। और मैं इतने साल तक कर नहीं पाया था। मैंने इंटरनेशनल ट्रिप चालू किया है फ्रॉम लास्ट 2-3 ईयर्स, और डिसाइड किया है कि हर साल 2 ट्रिप करना ही करना है, फॉरेन टूर। उसमें से एक फैमिली के साथ, एक सोलो। तो सोलो वाला जो है मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि मैं उस दौड़ में लगा हुआ था कि नहीं नहीं हमें पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, लाइफ में सब कुछ पैसा है। एंड आई एग्री टू दिस पॉइंट कि बहुत लोग आके ज्ञान देंगे कि यार पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मैं बोल रहा हूँ साहब, पैसा ही सब कुछ होता है, एक्सेप्ट कि किसी की जान जाए तो पैसा उसको वापस नहीं लेके आ सकता। बाकी मैक्सिमम प्रॉब्लम पैसे से सॉल्व हो सकती है। एग्जैक्टली, इवन आई फील कि मनी इज लाइक ए डेटॉल, इट किल्स 99.9% ऑफ योर प्रॉब्लम्स। राइट। जो 0.01% प्रॉब्लम बच गए, उसको ऐसे भी हमारे आपके जीवन में प्रॉब्लम। और जो ये इससे एग्री नहीं करते ना, उन्होंने कभी पैसा नहीं कमाया। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। यहाँ पे अगेन एक और सिमिलर सजेशन है फ्रॉम शाहरुख खान। हाँ, वो बोला है कि मतलब इफ़ यू वांट टू बी ए फिलोसफर गेट रिच फर्स्ट। मतलब पैसे पहले कमाओ फिर ज्ञान दो कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। भाई तुम्हारे पैसे के कारण लोग जान लेते हैं, पैसे के कारण लोग धोखा देते हैं, पैसे के कारण ही सारा खराब काम दुनिया में लोग करते हैं। तो इसलिए बिफोर यू से कि मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, अर्न इट। ये बहुत पैसा important कमाओ है। और सही तरीके से कमाओ। हाँ, लीगल होना दो चाहिए। नंबर में कभी पैसे कमाना कमाओ। नहीं है, जो भी करो लीगली करो। लेकिन यहाँ पे मैं एक ऐड ऑन करना चाहूँगा कि पैसे कमाओ, मैं तो बहुत फेवर में हूँ पैसे का। हाँ। कि पैसे इतना कमाओ कि मतलब घर भर जाए, एक तालाब भर जाए, एक कुआं भर जाए, लेकिन जीना मत छोड़ो। हाँ, मैं उसी पे अलोंग द वे तो आप प्लीज जियो। मैं उसी पे आ रहा था कि Please. द बिगेस्ट मिस्टेक व्हाट आई फील कि मैं जो सोलो दुनिया घूमना चाहता था, अभी ये ग्लोब देख रहा हूँ तो मेरी बहुत इच्छा हो रही है कि इस कंट्री में जाऊँ, उस कंट्री में जाऊँ। तो ये पैसा कमाने के चक्कर में, एंड ये रियलाइजेशन मुझे तब हुआ 3 साल पहले। मेरे एक कलीग का एक्सीडेंट हो गया जो बहुत ही कंजर्वेटिव था। मैं फिर भी कभी 30 रुपए 40 रुपए का नारियल पानी बाहर पी लूँ, लेकिन वो कभी नहीं पिएगा, 1 बचाना रुपया है। खर्च नहीं करेगा। बचाना है ये ऐसे। नॉर्थ का था, पटियाला से। सो एक बार एक दिन उसका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट हुआ, वो हेड ट्रॉमा था, 2-3 सर्जरीज हुई, वो 2 महीना कोमा में था। तो वो जब कोमा में था उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार इसके बैंक में तो ठीक ठाक पैसा है। जो बहुत सारे लोग एस्पिरेशन रखते हैं कि यार इतना पैसा होना चाहिए, क्योंकि क्या है, वो कोमा में था तो उसका सब कुछ हमें ही देखना था। ठीक। तो सारा एक्सेस हमारे पास आ गया था। उसकी माँ बोलती थी यार बेटा तुम ही करो सब कुछ। तो उसके अमाउंट में पैसा देख के खुशी हुई कि यार पैसे तो एक हैं। साइड से अच्छा किया, इसने बहुत लाइफ कंजर्वेटिवली जी तो इसका पैसा है। बट उसका कुछ यूज नहीं था, क्योंकि कंपनी पे करने वाली थी उसका मेडिकल बिल्स, बिकॉज इंश्योरेंस कवर होता ही है। आप बड़े कंपनी में काम करोगे तो अच्छा इंश्योरेंस इंश्योरेंस होता रहता है। है, जनरली रहता है। बट उस टाइम मुझे रियलाइज होना चालू हुआ कि यार पैसा तो मैंने भी कमाया है यार, इसके तरह ठीक है। एटलीस्ट इसका नसीब अच्छा था कि 2 महीना कोमा में जाके फिर से उठा कोमा से और जी भी रहा है। अगर हालांकि फ्यूज तो उसके उड़ गए हैं। कभी आपको मेरे नाम से बुला लेगा, मुझे आपके नाम से बुला लेगा, क्रॉस कनेक्शन तो हो गया है, बट ऑब्वियस। तो मुझे ये लगा कि नहीं यार, जो सपने बाकी है ना तो घूम लेना चाहिए। तो उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि घूम लेने से भी ज्यादा मतलब वो लोगों को जी ना, लेना चाहिए। हाँ जी लेना चाहिए। तो उस टाइम मैंने डिसाइड किया मेरे केस में कि मैं जो भी कमाता हूँ उसका 10% मैं खुद के ऊपर खर्च करूँगा। फैमिली नहीं बोल रहा हूँ, ओनली मी। जो भी मन करेगा करूँगा। जो मन करे करूँगा। उसी मंथ एक फॉरेन टूर कर लिया मैंने, मतलब वो टिकट वगैरह सब बुक कर लिया। अच्छा लगता है तो 5 बार बाहर जाके आया हूँ। बट अभी एरिया ऑफ इंटरेस्ट मेरे चेंज हो गए हैं। अभी मुझे काम के पीछे नहीं भागना है, अभी खुद की खुशी के पीछे भागना है। और घूमना मुझे अच्छा लग रहा है अभी। नहीं ये पर्सनल तौर पे भी। और आप बाहर भी जाओगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने मिलती है। हाँ, डिफरेंट कल्चर्स। अरे बाहर जाने से अच्छा आया, याद आया, कुछ लाया हुआ आपके लिए। अरे यार, ये थैंक यू सो मच, थैंक यू सो आपके मच। लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ये मैं बाहर से लाया वो, थैंक यू सो मच। और आपके काम की चीज़ है।
बाद में फीडबैक देना पर्सनली कैसे ठीक है, लगा। ठीक, ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो बाहर जब घूमने जाते हैं तो उस टाइम रियलाइजेशन आ जाता है कि यार हम खुद को डेवलपिंग नेशन बोलते हैं, लेकिन डेवलपिंग फेज में भी है नहीं। बाकी के देश अपने बहुत आगे निकल चुके हैं, चाइना देखो, यूएस देखो। आप बाहर के कंट्रीज में जाओगे, एकदम सिस्टमेटिक, एकदम साफ सुथरा, और ऐसा नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव है, कॉस्ट उतना ही लगता है। अगर 500 रुपये में यहाँ पे हम एक अच्छा थाली खा सकते हैं तो 500 रुपये में वहाँ पे भी आपका खाना हो जाएगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है। तो जब एयरपोर्ट पे वगैरह जाता हूँ इंटरनेशनल वाले, तो यार मतलब ऐसे तो लगता है कि यार ठीक ठाक पैसा बना लिया, बट वहाँ जब जाता हूँ तो लिटरली यार बहुत गरीब की फीलिंग आती है। आजू बाजू के लोग जो होते हैं ना, बहुत पैसे वाले लोग होते हैं वहाँ पे। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बहुत अच्छा है, अच्छा है, अदर बहुत कंट्रीज बहुत में। अच्छा है, और सीखने मिलता है कि आप बाहर अगर जा रहे हो तो शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध खाना, ये आपकी टॉप प्रायोरिटीज होनी चाहिए। हाउसिंग तो क्या है, आप छोटे घर में भी रह सकते हो, आलीशान मकान में भी रह सकते हो। आपकी लाइफ कितनी हैप्पी है, खाना पीना आपका कितना अच्छा है, वो मैटर करता है। वो क्वालिटी का हम यहाँ पे अभी तक पहुँच नहीं पाए और ना कभी पहुँच पाएंगे। उस क्वालिटी के फ्रूट्स जो बाहर मिलते हैं वो इंडिया में नहीं खा सकते, मिलते ही नहीं है, खाएंगे कहाँ से। अभी बहुत सारे लोग हैं कि पैसे देने के लिए रेडी है। अभी टाटा बिरला अंबानी हो गए, वो तो बाहर से मंगाते होंगे खाने के लिए, लेकिन हम जैसे लोगों को मिलता नहीं है। इच्छा है, खरीद सकते हैं, लेकिन मिलता ही नहीं है, क्या करें। बाहर जाकर आने के बाद यार फटाफट ऐसा पैसा खत्म हो जाता है ना, तो समझ में आ जाता है पैसे की वैल्यू क्या है। मतलब 5 दिन 6 दिन का ट्रिप अगर आपको 1-2 लाख में पड़ जाए तो समझ में आ जाए कि यार पैसा कितना फास्ट चला जाता है। तो एक उम्मीद जागती है कि यार नहीं, हमें और मेहनत करनी है और काम करना है। तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है। नहीं, दूसरी जगह जाने से दूसरे कल्चर्स को जानने का मौका मिलता है, दूसरे लोगों का माइंडसेट पता चलता है, दूसरे लोगों को देख के ये समझ में आता है कि आखिर कल्चरली हम लोग कितने आगे हैं, पीछे हैं। माइंडसेट वाइज हमें पता चलता है कि वही होता है ना कि एक कुएं के मेढक को नहीं पता चलता है कि दुनिया में और क्या चल रहा है, लेकिन आप जब दुनिया से बाहर निकलते हो, देखते हो, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है। आपका जो सुपरस्टिशन है, जो एक होता है ना कि एक बना हुआ विचारधारा है कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, यही होना चाहिए, वो सब चेंज होते हैं। कल्चर एब्जॉर्ब करने से याद आया कि मैं खुद जब ट्रैवल करता हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई ट्रैवल एजेंसी या आइटिनरी फॉलो करता हूँ। ट्रैवल एजेंसी के थ्रू आप बुकिंग कराओगे तो क्या होगा, सुबह 9 बजे यहाँ पहुँचो, 10 बजे यहाँ पहुँचो, 3 बजे गाड़ी यहाँ आएगी। वो एकदम शेड्यूल हेक्टिक। हाँ, वो भी मजेदार नहीं है। वो मजा नहीं है यार। जब मन करे उठूंगा, जहाँ चाहे वहाँ, मतलब बिल्कुल मेरे टाइप से सोच पा रहे हो आप। और मैं मतलब वहाँ पे 8-10-15 किलोमीटर ऐसे ही चल लेता हूँ, लेकिन थकावट नहीं होती। वही आप इधर चल लो, थकावट होगी, क्योंकि छोटे छोटी चीजें मैटर करती है। वहाँ की शुद्ध हवा, मैंने जैसे बोला, आपको समझ में ही नहीं आएगा। लोग इतने खुश होते हैं आजू बाजू में कि कब आप 10 किलोमीटर चल लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है बाहर, अपने यहाँ पे वो सुधारना चाहिए। नहीं, चीजें तो बहुत ज्यादा है, मतलब जो डेवलपमेंट की बात करो तो उसके लिए और 2-4 पॉडकास्ट अभी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, ओके, फिर मिलके आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा आकाश। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी अच्छा लगा, पहली बार दिल खोल के बात किया हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अब आपको 3 काम करना है। पहला, सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरा, मुझे कमेंट करके बताएं कि इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या घटिया लगा, ताकि हम सेम मिस्टेक को रिपीट ना करें और आपको एक बेहतर वैल्यू प्रोवाइड कर सकें। तीसरा, किसी एक इंसान को इस एपिसोड को शेयर करें, क्योंकि one conversation might change someone's life. Thank you so much. See you in the next video.